हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है, वेलकम है। तो चलिए आज के सेशन में दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट भारतीय संविधान एंड राज्य व्यवस्था से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछे गए हैं जेपीएससी पीटी में वे सभी प्रश्न को देखेंगे। आई होप सेशन बिल्कुल अच्छा लगेगा। और हम ऑलरेडी हिस्ट्री जियोग्राफी का वीडियो अपलोड कर दिए हैं। यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और सेशन अच्छा लगे तो बिल्कुल लाइक कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। देखिए, पहला प्रश्न पूछा गया था कि 1955 का नागरिकता कानून को किस वर्ष बदला गया। तो आप सभी जानते हैं भारतीय संविधान में जो नागरिकता का प्रावधान है भाग 2 में है और आर्टिकल पूछा गया है कि 12 से 11 के तहत नागरिकता का वर्णन किया गया है ना। तो ये जो है ना किस वर्ष बदला गया है वह 1986 ईस्वी। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ए। ऑलरेडी यहाँ पे एक आंसर शो हो रहा है, तो चलिए इसको देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। देखिए, भारतीय संविधान के नागरिकता का प्रावधान भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तहत है ना। नागरिकता अधिनियम 1955 में नागरिकता प्राप्त करने का प्रावधानों को बताया गया है, बिल्कुल। और इसी अधिनियम में नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके हैं, जैसे जन्म के आधार पे आप प्राप्त कर सकते हैं, वंश के आधार पे पंजीकरण जो कि रजिस्ट्रेशन, देशीयकरण, क्षेत्र का समावेशन के शामिल किया गया। नागरिकता अधिनियम देखिए, सर्वप्रथम अगर हम बात करेंगे 1955 में, सर्वप्रथम 1986 जो कि ऑप्शन में दिया गया था, इसके बाद में संशोधन किया गया बाद में 1992 है ना, 1992। इसके बाद 2003, 2005, 2015, 2019 में संशोधन किया गया। तो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए है ना। तो चलिए रिवीजन और फास्ट हम लोग देखते हैं। देखिए, दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि संविधान सभा की जो पहली बैठक किस दिन आरंभ किया गया था। तो जो पहली बैठक है वह 9 दिसंबर 1946 के हुआ था और दूसरी बैठक के रूप में हम लोग देख लेते हैं 13 दिसंबर 1946 में माना जाता है, जिसका पंडित जवाहरलाल नेहरू ने द्वारा ये अध्यक्षता की गई थी। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देख लेते हैं कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी और इस बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा की अध्यक्षता चुना गया था, है ना। 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य का प्रस्ताव किया गया जो कि आगे चलकर संविधान का प्रस्ताव बन गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है संविधान के निर्माण के क्रम में संविधान सभा की कितनी समिति नियुक्त की गई। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन थोड़ा सा यहाँ पे जटिल दिया गया है। हालांकि देखिएगा तो भारतीय संविधान के जो भी निर्माण के संविधान सभा की जो महत्वपूर्ण भूमिका रही है वह संविधान सभा की संविधान निर्माण से संबंधित कई समिति गठित की गई थे, जिसमें 8 प्रमुख समिति थी, 13 जो छोटी समिति का गठन किया गया था। और इन समितियों को सबसे जो प्रमुख प्रारूप जो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष बोल सकते हैं, जिसकी लीड कर रहे थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर अम्बेडकर सर ने की थी, है ना। इसका देखिए नेक्स्ट प्रश्न है 4 में देखिए कि संविधान के 26 जनवरी को दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया था क्योंकि 26 जनवरी को कांग्रेस ने स्थिति को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था और ये प्रश्न पूछा गया है जेपीएससी 2021 में भी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है मॉन्टेग्यू चैमफोर्ड्स की रिपोर्ट है। तो ये है भारतीय अधिनियम जो एक्ट है 1919 के आधार पर बनी है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने विनिर्धान निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिषदीय है ना। तो ये केंद्र और राज्यों के बीच में जो शक्ति का वितरण होता है इससे पता चलता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है संविधान भारतीय संविधान के आधारभूत संरचना का सिद्धांत तात्पर्य है। तो जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है ना संविधान के जो कुल लक्षण ऐसा निर्माण है जिसका जो निर्धारण नहीं किया जा सकता है, जैसे बेसिक फंडामेंटल को आप नहीं चेंज कर सकते हैं, केशवानंद भारती में बताया गया था। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है 8 नंबर है भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था। तो जो प्रथम जो कानून मंत्री है जिसे लॉ मिनिस्टर लॉ कर सकते हैं, और जो प्रथम मंत्रिमंडल का जो कानून मंत्री था वह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है और नेक्स्ट प्रश्न है 8 के बाद 9 देख लेते हैं। संविधान सभा के उद्देश्य से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। अनुच्छेद 35A संबंध किस राज्य से है। तो आप सभी जानते थे ये था किससे, जम्मू कश्मीर से था। 317 और 35A जो कि रद्द कर दिया गया है 2019 एक्ट के तहत, है ना। तो 35A और 370 समाप्त करके खत्म कर दिया है। ठीक है, जो कि जम्मू कश्मीर से था। नेक्स्ट प्रश्न है संपूर्ण राष्ट्रगान का वादन गायन काल है। तो आप सभी जानते हैं अगर बेसिक देखा जाए तो ये 52 सेकेंड है, लेकिन अगर इसको थोड़ा सा शॉर्ट में अगर किया जाता है तो 20 सेकेंड में ख़त्म कर दिया जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा मूल रूप से बांग्ला में रचित एक संगीतबद्ध जनगण मन ने हिंदी संस्करण से संविधान सभा का भारत गान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया, एक्सेप्ट किया गया। और यह जो सर्वप्रथम है 27 दिसंबर 1911 को भारतीय संविधान के
कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था शुरू बार 27 दिसंबर 1911 को, ठीक है ना। और पूरे गीत में जो 5 पद है, राष्ट्रगान गायन की अवधि जो 52 सेकेंड है। कुछ अवसरों पर राष्ट्रगान की जो संक्षिप्त में अगर देखा जाए तो ब्रीफ में, इसको शॉर्ट में प्रथम और अंतिम पंक्तियों को गाने के समय है वो 20 सेकंड भी बताया गया है ना। नेक्स्ट है राज्य हर जगह है, बिल्कुल आप सभी जानते हैं। और यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है। यह जो व्यक्त किस धारणा को व्याख्या करता है, तो वह कल्याणकारी राज। कल्याणकारी राज मतलब सभी के लिए कल्याण हो, है ना। हर जगह राज है, अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है, ये धारणा कल्याणकारी राज से संबंधित है। कल्याणकारी राज अपने सभी नागरिकों के हितों का विकास के लिए सभी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक दायित्व को पूरा करने में पॉजिटिव भूमिका निभाता है ना। नेक्स्ट है 12 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज को मध्य चक्र में कौन सा रंग कलर है, तो आप सभी जानते हैं नीला कलर है। नीला जो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कभी कभी पूछता है वनडे एग्जाम में, 3.2, ठीक है ना। और ये प्रश्न पूछा गया है जेपीएससी में कि 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को प्रारूप को अपनाया गया, ठीक है ना। नेक्स्ट है भारतीय संविधान को यदि देखिए पूछिए क्या है 2021 में ध्वज को प्रारूप किस दिन और स्वीकार किया गया था, तो अभी तुरंत देखे थे 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट प्रश्न है संविधान सभा के भारतीय संविधान में निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को अभिवृद्धि के लिए समाविष्ट किया है, तो यह आर्टिकल 51, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा और सरकारी भाषाओं को सूची नहीं है, तो पर्शियन नहीं है, बाकी कश्मीरी है, संस्कृति है, नेपाली है, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम भी सब है, बोडो, डोगरी, सैंथली, नमक भी जोड़ा गया था। तो इस तरह से देखिएगा तो ए नहीं है, बाकी सभी है ना। आप सभी जानते हैं 8वीं अनुसूची में जो पर्शियन भाषा का शामिल नहीं किया गया है। 8वीं अनुसूची में देखिए इस तरह से बताया गया, संस्कृत, कश्मीरी, नेपाली भाषा शामिल है, जो कि ऑप्शन में दिया है अकॉर्डिंग टू 22वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में के 4 भाषाओं को जोड़ा गया है। यह भाषाएं बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली है। और इन्हीं 7 कुल भाषाओं की जो कुल संख्या हो गया था वो 22 हो गया था। आप सभी जानते हैं, हालांकि हम डिस्कशन तो थोड़ा फास्ट कर रहे हैं क्वेश्चन को देखते हुए, लेकिन एक बार थोड़ा सा यहाँ से प्रश्न बनता है तो हम लोग देख लेते हैं। पहले जो भाषा थी वो 14 था, ठीक है। 8वीं सूची में जो भाषा का सिंधी को जोड़ा गया था, सिंधी को जोड़ा गया तो 15 हो गया। इसके बाद 4 भाषा का और जोड़ा गया था। इसके बाद तीन भाषा को जोड़ा गया। इसके बाद 4 भाषा को जोड़ा गया, ठीक है। 3 भाषा जोड़ा गया था, नमक जोड़ा गया था, ठीक है। संविधान संशोधन आप बता सकते हैं 21वां संविधान संशोधन 1967 में जोड़ा गया था सिंधी को शायद, ठीक है। इसके बाद फिर 71वां संविधान संशोधन 1993 को जोड़ा गया था नमक। बिल्कुल, आई होप कि हम सही जा रहे हैं। नमक जो कि नेपाली, मणिपुरी, कोकरी, तो सिंधी और नमक यानी 3 मिला के और 1 सिंधी मिला के, तो 14 4 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। बिल्कुल। अब देखिए 4 भाषा को कौन कौन कब जोड़ा गया। 4 भाषा को जोड़ा गया है 92वें संविधान संशोधन, ठीक है ना, 92वें संविधान संशोधन 2003 के तहत, जिसमें 4 भाषा है। इस तरह से याद रख लीजिएगा, MS धोनी बोलर, ठीक है। तो एम से मैथिली, संथाली, डोगो, बोडरी। आई होप आप समझ गए होंगे। तो उधर 18 हुआ और 4 22 भाषा टोटल वर्तमान में है हमारे संविधान में, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। सेशन बिल्कुल अच्छा लग रहा होगा दोस्तों, तो लाइक कीजिए। नेक्स्ट देखिए, जो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है ना प्रायद्वीपीय राजभाषा से संबंधित है, तो आप सभी जानते हैं 345, ठीक है ना, 345 जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा आयोग का गठन किया गया है, तो गठन जो किया गया 344 में किया गया, 344 में किया गया था। संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत राजभाषा आयोग का जो गठन का प्रावधान किया गया है 1955 में राष्ट्रपति द्वारा बीजी खेर, ठीक है, बीजी खेर की अध्यक्षता में राजभाषा आयोग का गठन किया गया है। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में स्थिर जो चक्र किसका प्रतीक है, किसका इंडिकेट करता है, तो न्याय का प्रतीक का इंडिकेट करता है। न्याय ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें 24 तिलिया होती है और ये गतिशील हमेशा डेवलपमेंट का इंडिकेट करता है ना। सारनाथ अशोक जो है स्तंभ से ग्रहण किया गया है। नेक्स्ट है संविधान के भारतीय संविधान के 73वें संशोधन का संबंध जो है वह है आपका पंचायती राज से। आप सभी जानते हैं पंचायती राज सबसे पहले लागू हुआ था नागौर राजस्थान में, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 73वें संविधान संशोधन का संबंध पंचायती राज स्वशासन से है। और संशोधन अधिनियम 24 अप्रैल 1992 में लागू हुआ था। 24 अप्रैल को पंचायती दिवस के रूप में मनाया जाता है, सेलिब्रेशन किया जाता है। इस अधिनियम को तहत पंचायत संवैधानिक दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है, तो वित्तीय जो आपातकाल का जो प्रावधान है ना वो 360 के तहत है। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में भारत के कुल कितने राज्य हैं, तो आप सभी जानते हैं 28 है, ऑप्शन नंबर डी। केंद्र शासित प्रदेश 8 है ना। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से
लोकसभा के प्रति जिम्मेदारी हो गया, रिस्पॉन्सिबल हो गए, है ना, विल बी रिस्पॉन्सिबल। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है जो आर्टिकल वह 75 में दिया गया है ना, तो हम लोग रिविज़न कर रहे हैं और क्वेश्चन को देखते हुए, ठीक है। 23 है, राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई भी विधेयक जो कर लगाता है विधायक में नहीं रखा जा सकता है। यह जो प्रावधान है वह भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो यह आर्टिकल 117 के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई भी जो विधेयक है जो कर लगाता है विधायिका के रूप में नहीं रखा जा सकता है, ठीक है ना। और यह जो प्रावधान है वह भारत के संविधान के आर्टिकल 117 में अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। अनुच्छेद 266 भारत के संचित निधि को संबंधित करता है और 267 है वह आकस्मिक निधि को स्थापना का प्रावधान करता है। तो ये भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आई होप आप इसको देख लिए होंगे कि 266 है वो संचित निधि से संबंधित रिलेटेड है और 266 के बाद 67 अगर देखिएगा तो आकस्मिक है। तो पहले संचित आएगा, इसके बाद आकस्मिक आएगा, ठीक है ना, रिमेंबर दैट। देखिए भारतीय संविधान के सम्मानित नीति निर्देशक तत्व की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त है? तो आप सभी जानते हैं आयरलैंड से संविधान से प्राप्त है। नीति निर्देशक तत्व राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल, साथ ही साथ राष्ट्रपति का जो राजभाषा है, साहित्य, कला, विज्ञान के जो समाज सेवी इत्यादि के क्षेत्र में जो प्राप्त व्यक्तियों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया, आदि की जो प्रेरणा है, आदि का जो स्रोत है वह आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया है, लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 में है। नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 में है और ये जो आर्टिकल आपको देखने को मिलता है वो 36 से 51 तक है, 4 में भाग, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का जो सिद्धांत है वो कहाँ से लिया गया है? तो यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर में। संविधान के किस अनुच्छेद में द्वारा सिखों के द्वारा जो कृपान धारण करने का जो धार्मिक स्वतंत्रता अंग माना जाता है, रिलीजियस, तो वह आर्टिकल 25 में माना जाता है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आप जानते हैं सिखों का जो कृपाल धारण करता है, कृपाल हो गया, कंधा हो गया, है ना, जो 5 तरह के हैं, उसको जो आपको कृपाल की जो बात की गई है वो आर्टिकल 25 में किया गया है ना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है? तो देखिए तरह तरह की इसका स्टेटमेंट आया है, जिसमें हिदायतुल्लाह के द्वारा जो बोला गया है वो प्रस्तावना आत्मा है ना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हालांकि केन मुंशी ने भी प्रस्तावना के मतलब बताया है कि हमारे संविधान में जो है ना मतलब जो प्रस्तावना वो केन मुंशी के द्वारा प्रस्तावना हमारा संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य है ना। और केशवानंद भारती के मामले में प्रस्तावना में का एक भाग माना गया है। नेक्स्ट है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा, है ना। तो ये सभी जानते हैं जो आर्टिकल 1 में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संविधान के जो सम्मति सूची है वो किस देश से देन है? तो सम्मति सूची ऑस्ट्रेलिया से है और ऑस्ट्रेलिया से आपको देखने को मिलेगा सम्मति सूची। साथ ही साथ देखिएगा तो आपको जो प्रस्तावना की भाषा है, प्रस्तावना नहीं बोल रहे हैं, प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ठीक है ना। और संघीय शासन व्यवस्था समूर्ति सूची राष्ट्रपति द्वारा राज्यों की जो राज्यपालों की जो नियुक्ति का प्रावधान है वो कनाडा से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व जो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था जो अभी देखे हैं, जो कि पहले पूछा हुआ प्रश्न है, आयरलैंड से लिया गया है। यहाँ पे देखना है कि भारत एक संघीय राज्य कैसे है, तो वह शक्ति के केंद्र और राज्यों का वितरण है, जो कि ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मूल कर्तव्य से पूछा गया है किस कांग्रेस अधिवेशन में नीति निर्देशक तत्वों को प्रस्तावित किया गया था? तो यह जो किस कांग्रेस अधिवेशन में नीति निर्देशक तत्वों को प्रस्तावित किया गया था? तो कराची अधिवेशन में, ठीक है ना। लाहौर आई मिस्टेक से बोल दिए थे। तो जो 1931 में जो हुआ था कांग्रेस का अधिवेशन, कराची अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे वल्लभ भाई पटेल ने, है ना। तो इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की परिभाषित किया गया और इस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों, राज्य के राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों के संबंधित प्रावधान पारित किया गया है ना। राष्ट्रीय आर्थिक सामाजिक कार्यक्रमों के किसानों को ऋण की राहत देने के, खुदखोरों को बचाने और मजदूरों को सेवा शर्तों को तय करने के जैसे प्रस्ताव शामिल थे। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे कराची अधिवेशन, कराची अधिवेशन, ठीक है ना। संविधान के मूल कर्तव्य आप सभी जानते हैं 11 है ना, जो कि भारतीय संविधान के 4A और अनुच्छेद 51A के मूल कर्तव्य शामिल किया गया है, ठीक है। भारत में समाचार पत्रों का स्वतंत्रता है, तो आप सभी जानते हैं अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है वो आपको निहित है आर्टिकल 19A सब क्लोज ए में, है ना, जो कि ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्रता के अधिकार के
भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता का एकत्रित नहीं आता है? तो नहीं जो आता है इकट्ठा, वो आता है घेराव अफसर जो कि कर्तव्य नहीं निभाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आप सभी जानते हैं यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है जो आर्टिकल 19 में उस स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेखन मिलता है जिसमें 6 स्वतंत्रता दिया गया है। 19 के ए में है आपको वहाँ के अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, दूसरा में है शांतिपूर्ण सम्मेलन का अधिकार, तीसरा में है संगम संघ सहकारी समितियों बनाने का अधिकार, चौथा में है देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता, और पांचवा में है देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता। आप कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी आप बस सकते हैं, कहीं भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं फॉर अर्निंग। ओके, और 6 में है कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे है 6 में 19 के सब क्लोज 6 में कि कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने का स्वतंत्रता है। ठीक है ना, वहाँ पे बसने का है और यहाँ पे व्यापार चलाने का है, यानी बिजनेस पर्पस। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संविधान के द्वारा प्रदत्त निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को उपलब्ध है? तो ये जो है ना संवैधानिक निराकरण का अधिकार ऑप्शन नंबर डी वह उपलब्ध है। ठीक है ना, नेक्स्ट है संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता अनटचेबिलिटी का निवारण करता है? तो आप सभी जानते हैं ये आर्टिकल 17 में है, कई एक बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया। ठीक है ना, जो कि अनटचेबिलिटी से संबंधित आर्टिकल 17 मौलिक अधिकारों का उल्लेखन होता है जो कि आपको भाग 3 में है, और ये आर्टिकल आपको 12 से 35 के बीच में है। ठीक है ना, मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट जो कि भाग 3 में है, और 3 में है तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और भारतीय संविधान में जो आर्टिकल 32 है उसके द्वारा उच्चतम न्यायालय के मूल अधिकारों का संरक्षण करता है। ठीक है, रीट किस एक यह अर्थ निकालता है वी कमांड? तो वी कमांड का होता है मेंडमस, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, ठीक है, बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है अल्पसंख्यक संस्थाओं में आरटीआई कानून के दायरे से बाहर रखा गया है, इस बात की व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? तो ये जो है आर्टिकल आपको 29 में किया गया, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 में एक महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है और यह सजा के दौरान व्यक्ति की सुरक्षा प्रदान करता है, बिल्कुल सेफ्टी। तो आर्टिकल 20 के अधीन अपराध की अभिव्यक्ति व्यक्ति को नहीं प्रदत्त संरक्षण है, तो वह आपको 24 घंटा के अंदर जिला न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत होना अधिकार है, और ये रिक्वायरमेंट भी है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्र की सुरक्षा को देखते हुए कुछ मौलिक अधिकार स्वतंत्रता पर रोक लगाई जा सकती है, निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता पर लागू होगा? ठीक है ना, तो ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो भाषण और बोलने का अधिकार ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जो कि आर्टिकल 19 के ए में ये बताया गया है सब क्लोज ए के क में कि आप भाषण और बोलने का अधिकार प्रदान है लेकिन लिमिटेशन में, डोंट टॉकिंग विदाउट एनी रिक्वायरमेंट, है ना, जिससे किसी को क्या कर सकते हैं डिस्टर्ब हो सकता है, तो दायरा में रखे हुए। ठीक है, 19 के सब क्लोज बी के ख में है कि इसके तहत राज्य की सुरक्षा विदेशी नागरिकों को मैत्रीपूर्ण संबंधों को लोक व्यवस्था और वाहन मानहानि के आधार पर युद्धयुक्त निर्बंध आरोपित किया गया है। देखिए यहाँ पे ये प्रश्न सुमेलित नहीं है, ये प्रश्न पूछा गया है जेपीएससी 2000 कितना में पूछा गया, 21 में पूछा गया। तो देखिए यहाँ पे है भारतीय अनुच्छेद संविधान में जो है 22(4) में निवारण निरोधक का उपलब्ध है, और 22(2) में है संविधान संसद के किसी भी, आर्टिकल 22(a) में है गिरफ्तार किए गए व्यक्ति, और 22(a) में है स्वयं की पसंद के संबंधित प्रदान किए अधिकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ना, और 22(2) हो जाएगा। देखिए इसमें बताया गया है कि अनुच्छेद में कि वर्णित किसी भी व्यक्ति के गिरफ्तार के 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा, और ऐसे व्यक्ति जो मजिस्ट्रेट के प्रावधान के बिना उक्त अवधि से अधिक अवधि के लिए अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा। ठीक है, तो ये विकल्प जो बी है वो गलत है बेस्ट उत्तर के। देखिए बी में कैसे गलत है, देखिए यहाँ पे दिया संसद किसी भी विधि के द्वारा परिस्थिति का निर्धारण कर सकती है और जिसके अंतर्गत 3 माह से अधिक निरोध, ये बात नहीं कहा गया है अकॉर्डिंग टू 24 हॉर्स। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना संविधान हमारे संविधान में केवल उल्लेखनीय नहीं है बल्कि यह मौलिक अधिकारों का सुरक्षा प्रदान करता है? तो यह जो आपको है संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो कि आर्टिकल 32 में कहा है, और आप सभी जानते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसको अपना क्या माने हैं, प्रिय माने हैं। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे आया है प्रश्न कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने निम्नलिखित में से
अधिकारों में से कौन सा एक वर्णन संविधान के दिल और आत्मा के रूप में प्रस्तुत या रूप में किया जाता है? तो वही आपको संवैधानिक उपचार का अधिकार, जो कि आर्टिकल अभी 32 को देखे थे, ठीक है ना। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के 22 में उल्लेखनीय नियमों के अंतर्गत उल्लेखनीय निश्चित प्रावधानों के अपवादों को सहित प्रेसिडेंसी डिटेंशन की अवधि कितने महीने के तय है? तो 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 2 माह, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 माह दिया है, देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 46, जो कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, महानिवादी और संसद, राज्यसभा, लोकसभा से प्रश्न पूछा गया है। तो पहला प्रश्न है कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के अंतर्गत पूरे देश में या देश के कुछ हिस्सों में आपातकालीन की घोषणा कर सकती है। बिल्कुल, इसके जो आधार है वह आपको फंडामेंटल है, वह है बाहरी आक्रमण की स्थिति हो सकता है और सैनिक विद्रोह। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए भारतीय संविधान में जो भाग 18 है, अनुच्छेद 352 में आपातकाल की संबंधित उपलब्ध बताया गया है। यह भारत की अथवा किसी भी भाग में सुरक्षा के युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण खतरा हो सकता है, यह हो गया। तो अनुच्छेद 352 के जो तहत है ना, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। ये उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, मतलब कर सकते हैं कि पावर है, ठीक है ना। किस समिति ने निष्पादन बजट को अपनाने की सिफारिश की थी? तो यह आपको प्राक्कलन समिति, ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे सर्वप्रथम सिफारिश प्राक्कलन समिति 1960 में की थी और आगे चलकर प्रशासन सुधार आयोग ने इस सुझाव को दिया। भारतीय सरकार द्वारा 1973-74 में निष्पादन बजट का शुरुआत की गई, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कैबिनेट समिति में एक और सुपर कैबिनेट के रूप में भी जाना जाता है, तो वह आपको राजनीतिक मामले की कैबिनेट समिति, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट है 49 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुरक्षा पर कैबिनेट समिति का सदस्य नहीं है? तो वह आपको कानूनी मंत्री पे नहीं, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए सुरक्षा मामले में कैबिनेट समिति का महत्वपूर्ण समिति है। यह रक्षा, व्यय और राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में देखती है ना। सुरक्षा मामले में समिति की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं और इससे सदस्य के गृह मंत्री हो गया, रक्षा मंत्री हो गया, विदेश मंत्री हो गया, फॉरेन वाला वित्त मंत्री है ना, फाइनेंशियल शामिल होते हैं। कानून मंत्री इसका सदस्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सार्वजनिक उपक्रम समिति की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो यह हुआ था 1964 में, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। सर्वप्रथम 1964 में हुआ था कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर, और इस समिति ने 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा और 7 सदस्य राज्यसभा के अनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से एकल संक्रमण मत से चुने जाते हैं, और इसके अध्यक्ष का चयन जो लोकसभा के अध्यक्ष किया जाता है। और इस समिति का जो मुख्य कार्य होता है लोक उपकरणों के संदर्भ में नियंत्रण एवं महालेखन परीक्षण CAG की रिपोर्ट जांच करना, है ना। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचन के लिए प्रावधानिक निर्वाचन मंडल में, है ना, आपको संसद के दोनों सदन के निर्वाचन सदस्य बिल्कुल होते हैं, राज्यों की विधानसभाओं का निर्वाचन सदस्य होते हैं, और राष्ट्रीय जो आपको राजधानी क्षेत्र दिल्ली केंद्र शासित प्रदेशों में पुडुचेरी हो गया, विधानसभाओं का सदस्य होते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर डी हो जाएगा, डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है संघीय विधायिका मिलकर बना है, तो ये मिलकर बना है संसद और राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए रिवीजन कर रहे हैं फटाफट, ठीक है। सेशन अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल एक लाइक मारिए। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानमंडल आंग्ल भारतीय प्रतिनिधित्व को संबंधित है? तो आप सभी जानते हैं जो एंग्लो इंडियन था वो संबंधित है आर्टिकल 333 है, और यह आर्टिकल 333 पूछा गया है JPSC प्री 2021 में, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संसद के 2 सत्रों के बीच, है ना, 6 महीने के अधिक अंतराल नहीं होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर सी, है ना, 6 महीने के अंतराल अधिक न होना चाहिए। अनुमानित समिति के कब गठित किया गया? तो यह गठित किया गया था 1950 में, ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पहली बार 1950 में गठित की गई थी। इसकी सदस्यों की संख्या 30 होती है। सभी सदस्य लोकसभा से चुने जाते हैं। इस समिति के जो प्रमुख कार्य होता है सरकार के वित्तीय कमजोर, जैसे में वार्षिक अनुदान हो गया जाँच करना, अतिरिक्त पूरक जो अनुदान में चर्चा करना हो गया, संबंधित होते हैं, और यह स्थायी वित्ताविधि समिति की भी कहलाती है। संसद में अनुसूचित जाति के प्रतिनिधित्व के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो यह 84 है, जो कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए भारतीय संविधान के आर्टिकल 330 में लोकसभा के अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जातियों के लिए स्थान का आरक्षण का प्रावधान है। लोकसभा के
स्थानों में आरक्षण उस राज्य के उनके जनसंख्या के अनुपात के समान होता है। वर्तमान में संसद की अनुसूचित जाति प्रतिनिधि 84 है जो कि आरक्षित है, और वहीं पे एसटी पूछेगा तो 47, ठीक है ना। एससी पूछेगा जिसे अनुसूचित जाति कहते हैं वो 84, ठीक है। और अनुसूचित जनजाति पूछेंगे एसटी तो हो जाएगा 47। तो ये बड़ा और ये छोटा, हालांकि एस टी बड़ा है अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेट, तो जो बड़ा है वो छोटा और जो छोटा है वो बड़ा रिलेट कर लीजिएगा, ओनली फॉर रिमेंबर। ओके, नेक्स्ट है शून्यकाल कब अस्तित्व में आया था। तो आप सभी जानते हैं शून्यकाल जो कि आपको 11 से 12 बजे तक ना होता है, नहीं 11 से 12 प्रश्नकाल, इसके तुरंत बाद होता है 12 से 1 बजे तक शून्यकाल। तो ये जो आया था वह 1962 में। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। संसदीय प्रक्रिया में शुरू जो शून्यकाल भारत की देन है और इसकी शुरुआत 1962 में हुई थी। प्रश्नकाल जो कि 11 से 12 बजे तुरंत बाद 12 बजे से 1 बजे तक अवधि में शून्यकाल कहलाती है। इस काल का संसद सदस्य बिना किसी पूर्व अनुमति से प्रश्न उठा सकते हैं, क्वेश्चन राइज कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से देखना है प्रश्न, भारत के संविधान के अनुसार कौन सा जो कोष है नहीं प्रदान किया गया है। तो जो आपात राहत कोष है वो नहीं है, बाकी संचित निधि है, भारत के सार्वजनिक खाता है, आकस्मिक निधि है, ठीक है, जिसका आर्टिकल भी हम लोग देखे थे। सार्वजनिक खाता जो कि 266 के बी में है और आकस्मिक निधि 267 में है, ठीक है ना। तो 66 67, तो पहले सार्वजनिक खाता, संचित निधि और इसके बाद आकस्मिक निधि 267। नेक्स्ट प्रश्न है देखिए, कटौती प्रस्ताव का रूप नहीं है, कटौती प्रस्ताव का रूप नहीं है सरकारी कटौती, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में दूसरे सदन की स्थापना या उसे रद्द करने का जो संबंधित कौन सी सही विधि है। तो यह है ना संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से जो पारित प्रस्ताव है वह विधि, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 61, लोकसभा पारित धन विधेयक को राज्यसभा में प्राप्त होने के बाद कितने दिनों के भीतर वापस लोकसभा में लौटाना पड़ता है। तो वह 14 दिनों के भीतर, जो कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होता है। हालांकि आर्टिकल धन विधेयक जो कि 110 में बताया गया है कि राष्ट्रपति की सहमति से लोकसभा पेश किया जाता है। जब लोकसभा में उसे पारित कर दी जाती है तो राज्यसभा से भेजा जाता है, और राज्यसभा धन विधेयक में कोई संशोधन नहीं कर सकता है, लेकिन उसके संबंधित उसमें सिफारिश दे सकता है। इसके अतिरिक्त राज्यसभा धन विधेयक को अपने यहाँ 14 दिन से अधिक नहीं रोक सकता है। यदि इससे अधिक रोका तो वह ऑटोमेटिक जो होता है ना विधेयक उस पर पूर्ण पारित माना जाएगा। और जिस रूप में लोकसभा में पारित हुआ और कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका जो निश्चयन है वो लोकसभा के अध्यक्ष किया जाता है। नेक्स्ट है लोकसभा एंड राज्यसभा के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत जो कुल सदस्य की संख्या है तो वह है 14। भारतीय संविधान में देखिएगा प्रश्न अनुसार राष्ट्रपति द्वारा संसद के कुल जो सदस्य हैं वह 14 को मनोनीत किया जाता है, और राज्यसभा में 12 मनोनीत किया जाता है जो साहित्य, विज्ञान, कला और समाज के सेवी से संबंधित रिलेटेड होते हैं। विशेष ज्ञान रखने वाले व्यक्ति जो कि अनुच्छेद 331 के तहत यह राष्ट्रपति की राय के आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है, तो वह उस समुदाय से अधिकतम 2 प्रतिनिधित्व को लोकसभा सदस्य के रूप में मनोनीत करता था। किंतु वर्तमान में आंग्ल जो होते हैं सदस्यों मनोनीत का प्रावधान समाप्त कर दिया गया है, और यह वर्तमान में राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 14, ठीक है। 2005 में पूछा गया है, और देख लीजिएगा शायद ये जो आंग्ल खत्म हुआ है वह मेरे ख्याल से 103 या 4 है ना। नेक्स्ट प्रश्न है 63 नंबर प्रश्न है, जो कि लोकसभा में बजट किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है। तो वह वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत की जाती है, ऑप्शन नंबर ए। अनुच्छेद जो 312 में वार्षिक वित्तीय का विवरण मिलता है न कि बजट का, ठीक है ना, भारतीय संविधान में। और प्रत्येक मतलब देखिएगा राष्ट्रपति के वित्तीय वर्ष के संबंध में संसद के दोनों सदन में समक्ष भारत सरकार के उस वर्ष के रूप में प्राप्तियों एवं व्यय का विवरण रखवाएगा, जिसे वार्षिक विवरण कहा गया है। वार्षिक वित्तीय विवरण को वित्त मंत्री 1 फरवरी को लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट है CAG के टिप्पणी कार्यवाही करने का अंतिम जिम्मेदारी कौन होता है। लोकसभा, राज्यसभा एंड भारत के राष्ट्रपति। तो बिल्कुल अंतिम आप सभी जान रहे हैं भारत के नियंत्रण होगा ना, क्योंकि वहाँ परीक्षण की बात की गई प्रावधान में, और ये लोक के वित्त संरक्षण है जो कि लेखा परीक्षण भी विभाग का प्रमुख है। तो इस नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन नियंत्रण जो है ना वो महालेखन परीक्षण के केंद्र में ही और राज्यों के स्तरों के पाया जाता है। तो इसके द्वारा संचित निधि, लोक लेखा समिति हो गया, आकस्मिक निधि हो गया, आकस्मिक निधि, लेखा परीक्षण की जो रिपोर्ट है वो संसद के प्रत्येक सदन में तथा राज्यपाल के मंत्री
मंडल में समक्ष रखवाता है और इस रिपोर्ट पर टिप्पणी करने का जो अंतिम जिम्मेदारी होता है संसद की होती है और लोक लेखा समिति के रिपोर्ट जांच करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में प्रथम लोकसभा कब गठन हुआ था, है ना? तो यह हुआ था 1952 में, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में लोकसभा का गठन का प्रावधान बताया गया है। लोकसभा अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 हो सकती है और भारत में लोकसभा का प्रथम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक चली थी। तो लोकसभा का जो प्रथम अधिवेशन हुआ है वह हुआ है 13 मई 1952 को। ठीक है, तो 1952 जो कि ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा की पहली जो महासचिव कौन थी, तो यदि आपको बी.एस. रामा देवी राज्यसभा की पहली महिला महासचिव थी, देश की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त रही और इन्होंने कर्नाटक हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल के पद पर भी संबोधित किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रधानमंत्री निम्न में से क्या है? तो आप सभी जानते हैं सरकार का मुखिया है, सरकार का मुखिया है, सरकार का मुखिया है। ठीक है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति आर्टिकल 75(a) के अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन न हो या उस पर कोई प्रतिकूल प्रावधान न पड़े? आर्टिकल 257 ऑप्शन नंबर ए, है ना? देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 257 में प्रत्यक्ष रूप से बताया गया है कि 257 के अनुसार कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ के कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग में कोई अड़चन न हो या उस पर कोई प्रतिकूल का प्रभाव न पड़े। ठीक है ना, नो डिस्टर्ब। देखिए, यदि भारत का प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन का सदस्य हो तो क्या होगा? अविश्वास प्रस्ताव से स्थिति से अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेगा। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। संसद जो है ना, किसी भी सदन का सदस्य प्रधानमंत्री पर नियुक्ति किया जा सकता है तथा वह दोनों में से किसी भी संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है, लेकिन वह किसी भी विषय पर मतदान उसी सदन में करेगा जिसका वह मेंबर रहेगा। बिल्कुल। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से किसमें मंत्री परिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत प्रतिष्ठित है? तो किसमें है बताइए? ये आर्टिकल 75 के क्लोज 3 में है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत सरकार के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो शिक्षा मंत्री थे वह थे आपके मौलाना आज़ाद। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? देखिए, भारत में प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना आज़ाद बने थे। नेहरू मंत्रिमंडल में 1958 में शिक्षा मंत्री के पद को संबोधित किए थे और यह स्वतंत्रता सेनानी, पत्रकार, विद्वान कवि भी थे एक प्रकार का, और इन्होंने 1992 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो आप समझ सकते हैं भारत रत्न सबसे बड़ा सम्मान रत्न है। ऑप्शन 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे 1992 में इसे भारत रत्न भी दिया गया है। ठीक है ना? राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है। आर्टिकल 61 में बताया गया है कि संविधान के अतिक्रमण में आधार पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने जाने की प्रावधान बिल्कुल है ना? राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है। संसद महाभियोग लगाकर राष्ट्रपति को हटा सकती है और संसद के जिस सदन में महाभियोग लगाया जाता है उनमें 1/4 सदस्य का हस्ताक्षर महाभियोग के प्रस्ताव किया जाता है। यदि प्रस्ताव सदन के कुछ सदस्यों की संख्या के 2/3 बहुमत पारित हो जाती है तो दूसरे सदन में भी इस प्रकार के पारित किया जाएगा। महाभियोग पारित होने पर राष्ट्रपति अपने पद से हट जाता है। बिल्कुल। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किससे संबोधित कर देता है? तो वह उपराष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर बी, है ना? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56(1) का सब क्लोज ए के अनुसार बताया गया है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को तुरंत देगा ना? बिल्कुल। नेक्स्ट है, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है तो संसद के दोनों सदन के द्वारा। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं जो कि आर्टिकल 66(a) के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल द्वारा होता है जो संसद के दोनों सदनों के राज्यसभा लोकसभा के सभी सदस्यों से मिलकर बनता है और इससे
विधानसभा के सदस्य सम्मिलित नहीं होते हैं। निम्नलिखित में से निम्नलिखित नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति की जाती है। तो देखिए इसमें भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। तो इसमें देखिएगा वित्त सचिव का अध्यक्ष, योजना आयोग का उपाध्यक्ष, संघ राज्यों के मुख्यमंत्री। तो वित्त जो आयोग है उसका अध्यक्ष और संघ राज्य के मुख्यमंत्री, ठीक है, ये आपको राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति होता है। जो कि योजना आयोग का जो उपाध्यक्ष है ना वह नियुक्ति होता है। तो इसका आंसर तो सी हो जाएगा, ठीक है। देखिए प्रधानमंत्री योजना आयोग के पदाध्यक्ष होते हैं और योजना आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति पीएम करेंगे, ठीक है। तो उल्लेखनीय है कि योजना आयोग की जगह तो जो कि 2015 में नीति आयोग का गठन किया गया, आप सभी जानते हैं। नेक्स्ट है जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र, अन्य कारणों से कर्तव्य की नहीं निभा सकता है तो उपराष्ट्रपति को अपने कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में बनाया। तो आप सभी जानते हैं 6 महीना ना, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने से बाद कितने समय तक रखा जाता है। तो वह 6 सप्ताह, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है भारत में राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल की घोषणा कितनी बार की गई है। तो 3 बार किया गया है, 3 बार किया गया है, 3 बार। आर्टिकल 352 में बताया गया है कि राष्ट्रपति द्वारा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। अब भारत में अभी तक 3 बार राष्ट्रपति शासन का घोषणा किया गया है। देख लीजिए अक्टूबर 1962 में, जनवरी 1968 तक, दिसंबर में हुआ था, मार्च में 1971 से 1975 तक, और जून में हुआ था 1975 से 1977 तक, मार्च में 3 बार। निम्नलिखित में से कौन अपना ऑफिस राष्ट्रपति इच्छा पर्यंत संभालता है। तो यह गवर्नर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 के अंतर्गत बताया गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति जो है ना राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और अनुच्छेद 55 के बाद 56 में यह बताया गया है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पेंद्र पर धारण करेगा। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्या, गवर्नर यानी राष्ट्रपति, ठीक है। कितना था, 18 नंबर। भारत के राष्ट्रपति उसके पद से निम्न में से किसके द्वारा हटाया जा सकता है। तो संसद द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा और लोकसभा द्वारा। तो देखिए राष्ट्रपति के जो पद है ना उसको हटाया जा सकता है, बिल्कुल आपका आर्टिकल 61 में बताया गया है। यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति संविधान के अतिक्रमण करने पे संसद को यह शक्ति है, पावर है, महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा राष्ट्रपति को हटा देगा, ठीक है। और महाभियोग संबंधित आरोप संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, लेकिन इससे 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को इस पद से सूचित अनिवार्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या चीज़, संसद, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है राष्ट्रपति संघ सरकार के कार्य राज्य सरकार के को किस प्रकार दे सकता है ना। तो ये राज्य सरकार के परामर्श पे दे सकता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 82 नंबर प्रश्न है राष्ट्रपति के द्वारा निम्न में से किसे की नियुक्ति नहीं कर सकता। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की कर सकता है, लोकसभा के स्पीकर, यही मेरा लगता है आंसर होगा। भारत के प्रधानमंत्री को तो राष्ट्रपति नियुक्ति करते ही हैं। आर्मी के चीफ की देखिए संसद के प्रत्येक सदन में अपने पीठासीन अधिकारी होते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष होते हैं और लोकसभा की पहली बैठक प्रस्ताव उपस्थिति सदस्यों के बीच अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। तो राष्ट्रपति लोकसभा के अध्यक्ष को चुनाव की तारीख निर्धारित करता है। राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री और तीनों सेनाओं के जो अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं बिल्कुल राष्ट्रपति करते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा के स्पीकर को नहीं करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति को पद पर गोपनीय की शपथ कौन दिलाता है। तो वह मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। आर्टिकल 60 में बताया गया कि राष्ट्रपति के शपथ का प्रावधान है और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। यदि मुख्य न्यायाधीश को अनुपस्थित है तो उच्चतम न्यायालय अनुपस्थित है तो उच्चतम न्यायालय के जो वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे वो शपथ दिलाया जा सकता है उनके द्वारा, ठीक है। भारत के संविधान के अंतर्गत सर्वोच्च कार्यपालिका का पद कौन होता है। तो सर्वोच्च कार्यपालिका का पद आप सभी जानते हैं कौन होगा, भारत के राष्ट्रपति, प्रथम नागरिक है ना, जो कि आर्टिकल 52 के तहत प्रावधान है। 53 में बताया जाता है कि 53 के अनुसार संघ कार्यपालिका के राष्ट्रपति के निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारी के द्वारा करेगा। नेक्स्ट है एक भारतीय नागरिक संसद के सदस्य बने बिना भारत के प्रधानमंत्री अधिकतम
महीनों के हो सकता है, तो 6 महीनों के हो सकता है, 6 महीना के अधिकतम 6 महीना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, भारत के नागरिकता कानून के परिवर्तन करने का अधिकार निम्नलिखित में से किस संस्था को है, तो वह है आपको संसद, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 2 के अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिक संबंधित प्रावधान का उल्लेख है। अनुच्छेद 11 में संसद के नागरिकता संबंधित विधि बनाने का अधिकार देता है। संसद द्वारा नागरिकता अधिनियम 1955 में पारित किया गया था और संसद जन्म में जो नागरिकता है संसद द्वारा जन्म से वंशानुगमन से पंजीकृत देशाकरण और तथा क्षेत्र सम्मिलित होने से नागरिकता प्रदान की जाती है। नागरिकता समाप्त करने का अधिकार संसद को ही है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेद 249 में बताया गया है, तो इसमें बताया गया है कि जो राज्य की सूची है ना, राज्य की सूची विषय के संबंध में राष्ट्रपति हित के विधि बनाने का संसद शक्ति है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1, 2, 3 किसी विवेचना करता है, तो राष्ट्रपति पर अध्यादेश बनाने का, सर्वोच्च न्यायालय के सुझाव अधिकार का, जम्मू कश्मीर के विशेष हित का और चुनाव आयोग के स्वतंत्र निष्पक्ष का, तो इसका हो जाएगा जो आपको संसद के सत्रवाहन के समय अनुच्छेद 223 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, जिसका जो प्रभाव होता है संसद के अधिनियम के समान होता है। इसका जो प्रभाव है संसद सत्र के शुरू होने से 6 सप्ताह तक रहता है, परंतु राष्ट्रपति राज्य सूची के विषयों पर अध्यादेश नहीं जारी कर सकता है। जब दोनों सदन सत्र में होते हैं तब वह राष्ट्रपति की यह शक्ति नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, संघ के न्यायपालिका भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण भारत के योजना आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो योजना आयोग के संविधान में कोई उल्लेखनीय नहीं है, बिल्कुल सत्य है। यह उपाध्यक्ष और सदस्यों की कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता, सत्य है। इनके सदस्यों की कोई निश्चित योग्यता निर्धारित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए, योजना आयोग का जो स्थापना है मार्च 1950 ईस्वी में मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा हुआ, अतः भारतीय संविधान में इसका उल्लेखन नहीं है। इसके उपाध्यक्ष और सदस्यों की कोई निर्धारित योग्यता नहीं है तथा कार्यकाल की निश्चित नहीं है। तो प्रधानमंत्री योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं, आप सभी जानते हैं, पीएम योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। और योजना आयोग का जो उपाध्यक्ष कैबिनेट मंत्री के रैंक का होता है। गौरतलब है कि 1 जनवरी 1950 से योजना आयोग के स्थानीय नीति आयोग को नीति आयोग ने ले लिया है। ठीक है, भारतीय न्याय संबंधित के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो यह है एकीकृत न्याय व्यवस्था, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के मुख्य न्यायाधीशों के पद के लिए प्रावधानिक सेवानिवृत्ति की आयु है, तो जो एज है 65 वर्ष है मुख्य न्यायाधीश का। ठीक है, 65 वर्ष है। ये भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के संविधान प्रावधान संविधान भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक वर्णित है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति 65 वर्ष होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि यह किसने कहा कि न्यायिक सक्रियतावाद को न्यायिक जोखिमवाद नहीं होना चाहिए, तो यह न्यायमूर्ति एस आनंद कहे हैं, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जेपीएससी 2021 में प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। राज्यसभा के सभी सदस्य निर्वाचन राज्यों के विधानसभाएं करती है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं और अंतर राज्यसभा के कोई संसद के उपराष्ट्रपति पद के चुनाव कर लड़ सकता है। लोकसभा और राज्यसभा एक बात पे अंतर है कि लोकसभा निर्वाचन तो कोई प्रत्याशी भारत के किसी भी राज्य में लड़ सकता है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, तो वह लोकसभा के स्पीकर को। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय प्रशासन एकात्मक विशेषता कौन सी है, तो एकीकृत क्या हो जाएगा न्यायालय, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के स्थापना और संबंधित है, तो वह अनुच्छेद 124 के ए में बताया गया है, यानी सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और संविधान संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राज्य के कार्यपालिका निम्नलिखित में से किस राज्य के विधानमंडल में एंग्लो इंडियन समुदाय सदस्यों को नामांकित करने का प्रावधान नहीं है, तो वह है आपको हिमाचल प्रदेश। हालांकि भारतीय संविधान अनुच्छेद 331 में के तहत लोकसभा तथा राज्यसभा लोकसभा और अनुच्छेद 333 के तहत विधान सभाओं में एंग्लो इंडियन प्रतिनिधित्व का नाम निर्देश करने का प्रावधान है। कुल 14 राज्यों में विधान सभाओं में एक एंग्लो इंडियन सदस्य नियुक्ति किए जा रहे हैं।
हिमाचल प्रदेश में इसका प्रावधान नहीं है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2020 में एंग्लो इंडियन समुदाय को लोगों को नामांकन रद्द कर दिया गया। हम अमेंडमेंट बोले थे बेसिकली, शायद 103 या 2 बोल रहे थे उस टाइम पे, लेकिन 104वां संविधान संशोधन के तहत 2020 में एंग्लो इंडियन की सदस्यता रद्द कर दी गई, ख़त्म कर दिया है ना। और इसी संशोधन के समय शायद जो आरक्षण है वो 2020 से 30 तक किया गया है शायद, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है 98, किसी भी राज्य का गवर्नर राष्ट्रपति के द्वारा निम्न में से किसकी सलाह पर नियुक्ति की जाती है, तो वह प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी है ना। संविधान के अनुच्छेद 153 में प्रत्येक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के हस्तक्षेप और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा करता है, और इस संदर्भ में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श लेता है, और राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद प्रेरण पर अपना पद धारण करता है। किसी राज्य सरकार का कानून यानी डी जूर मुखिया निम्न में से कौन होता है, तो यह होता है उस राज्य का गवर्नर, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। निम्नलिखित में से किस से आयोग द्वारा राज्यपाल के पद पे समाप्ति का झुकाव दिया गया है, तो यह राजमदार आयोग, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। राजमदार आयोग के गठन तमिलनाडु राज्य सरकार ने किया था, और इस आयोग के जो अध्यक्ष है वी राजमदार थे, और इस आयोग ने राज्यपाल के पद समाप्त का सुझाव दिया था, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है राज्यपाल का वेतन और भत्ते दी जाती है, तो यह कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से, ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। राज्यपाल का जो प्रतिलंबी वेतन और भत्ते हैं ना, वो संबंधित है अन्य राज्य सरकार के संचित निधि पर भारी होता है। राज्य मंत्रिमंडल में इस पद पर मतदान का अधिकार नहीं होता है। राज्यपाल के वेतन और भत्ते जो परिबंध निर्धारित की जाती है वो संसद विधि द्वारा करती है। भारत के कितने राज्यों में विधायिका 2 सदनों की है, तो यह आपको 6 राज्य में है। 6 राज्य में है, जैसे बिहार है, उत्तर प्रदेश है, और महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, तेलंगाना है, ठीक है। 6 है, याद रखिएगा। और ये अनुच्छेद 169 के अंतर्गत विधान परिषद का निर्माण तथा उत्थान की प्रक्रिया वर्णित की गई है। राज्य द्वारा विधान के 2/3 बहुमत से विधानसभा पारित गठन तथा उत्साह संगठन पारित संसद के पास भेज सकता है, और यह संसद द्वारा साधारण बहुमत की विधान परिषद का निर्माण व उत्साह कर सकता है। वर्तमान में 6 है, जो कि हम बोले थे। यूपी हो गया, 1 हो गया, है ना, यूपी, ठीक है, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख प्रथम उप राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया, तो वह किया गया था आर के माथुर, ऑप्शन नंबर ए। आप सभी जानते हैं जम्मू कश्मीर को जो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया था 31 अक्टूबर 2019 को किया गया था, जिसमें 35 से 370 जम्मू कश्मीर से जो था वो हटा दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा, ऑप्शन नंबर ए ही नहीं हो जाएगा आपका, राष्ट्रपति, है ना। आर्टिकल 153 में प्रत्येक राज्य के राज्यपाल के प्रावधान अनुच्छेद 155 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पत्र धारण करता है, और 153 के प्रावधान की गई है कि एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों की राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। याद रखिएगा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 153 में एक व्यक्ति है ना, वह 1 से अधिक राज्यों के 2 राज्यों के राज्यपाल हो सकते हैं। कॉमन याद रख लीजिएगा, 153, ठीक है। नेक्स्ट है, क्या कोई व्यक्ति 1 से अधिक राज्य का राज्यपाल नियुक्ति हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। आर्टिकल 1-2 अभी तुरंत देखे हैं, 153 में बताया गया है राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसको प्रस्तुत करता है, तो राष्ट्रपति को करता है ना। 156 के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रयास प्रदान करता है, और 156(2) में कहा गया है कि राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लिख त्यागपत्र दे सकता है। आज़ाद भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला गवर्नर कौन थी, तो यह थी आपको सरोजिनी नायडू, जो कि आपको उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल नियुक्ति की गई थी। स्वतंत्र बाद किसी भी राज्य का जो राज्यपाल चुने जाते हैं वो प्रथम महिला है, और यह स्वतंत्रता सेनानी, कवित्री भी है, राजनीतिक कवित्री थी। इन्हें भारत कोकिला भी कहा जाता है, याद रखिएगा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। भारत कोकिला कहा जाता है सरोजिनी नायडू को, ठीक है। और श्रीमती सुचेता कृपलानी किसी भी राज्य की मुख्यमंत्री बनने का वाला प्रथम महिला है, तो सुचेता कृपलानी मुख्यमंत्री, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनी थी। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है
किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति पत्र करता है? तो अभी देखे हैं 164, ऑप्शन नंबर ए सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के तहत है ना, मुख्यमंत्री की नियुक्ति आपको राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों को भी नियुक्ति करता है ना, और मंत्री राज्यपाल के प्रसाद केंद्र पर अपना पद धारण करता है। देखिए, राज्यों के उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित प्रश्न है। 109 नंबर प्रश्न है, उच्च न्यायालय के परामर्श और अधिकारित के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें देखिए, पढ़ लीजिए इसको, इसके बाद यहाँ पे आइए। इसमें जो सही है 2 और 3 सही है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 2 और 3, ठीक है। नेक्स्ट है, इनमें से देश के किस उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार सबसे बड़ा है? तो जिसका खंडपीठ ज़्यादा है ना, वह ऑब्वियसली बड़ा है। गुवाहाटी जो असम में है आपको उच्च न्यायालय, वह सर्वाधिक क्षेत्राधिकार वाला उच्च न्यायालय गुवाहाटी असम है। इसका जो क्षेत्राधिकार है वो देख लीजिए, बड़ा होने का रीज़न दैट इज़ असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। उच्च न्यायालय का खंडपीठ इसका कोहिमा, आइजोल, ईटानगर स्थित है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पंचायती से देखिए प्रश्न है, शहरीकरण पर राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? तो वह कौन थे? बिल्कुल होता नहीं है, कौन थे? तो CS कोरिया, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय सरकार द्वारा 1985 में मुंबई में प्रतिष्ठित वास्तुकार चार्ल्स मार्श कोरिया की अध्यक्षता में भारत के शहरीकरण का एक राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया था। आयोग 1988 में अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। किस समिति ने जिला कलेक्टर के विकास में भूमिका में कमी को सिफारिश की थी? तो यह JB राव समिति। हालांकि JB राव समिति ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन कर्तव्यों की समीक्षा करने के लिए योजना आयोग द्वारा 1985 में JB के राव समिति का गठन की गई थी, जहां बलवंत राय मेहता सहमति, हनुमंत राव समिति एवं दंतावाला समिति की जिलाधीश के विकेंद्रीकरण योजना में महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार किया था। वहीं JB राव समिति ने जिलाधिकारी को विकासात्मक भूमिका कमी की सिफारिश की थी। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा JB राव समिति, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, 73वें 74वें संविधान संशोधन अधिनियम का संबंध है, रिलेटेड है स्थानीय स्वशासन, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 73वें 74वें संविधान संशोधन 1992 में संसद द्वारा पारित किया गया था, और इन संशोधन के माध्यम से ही स्थानीय स्वशासन जो कि ग्रामीण और शहरी की नींव रखी है, और इन संशोधन से ही माध्यम से पंचायतों और नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। 73वें संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 को तथा 74वें संविधान संशोधन 1 जून 1993 में पारित किया गया था। अशोक मेहता समिति का गठन हुआ था 1977 में दिसंबर में हुआ था, और दिसंबर 1977 में ही जनता पार्टी की सरकार में अशोक मेहता अध्यक्षता में पंचायती राज संस्थाओं का एक समिति का गठन की गई थी। इस समिति अगस्त 1978 में अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। अशोक मेहता समिति त्रिस्तरीय के स्थान पर द्विस्तरीय पंचायत गठित करने का सिफारिश की गई थी, मतलब जो स्तर होगा द्वि होगा, तीन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सुव्यवस्थित नगर पालिका प्रशासन की स्थापना हेतु सर्वाधिक प्रसिद्ध है, तो सर्वाधिक फेमस है, प्रसिद्ध है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, है ना। जो मैत्री सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने समय सुव्यवस्थित नगर पालिका प्रशासन की जानकारी प्राप्त होता है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र तथा मेगास्थनीज इंडिका में मौर्यकालीन नगरीय प्रशासन की चर्चा विस्तृत रूप से होती है। पाटलिपुत्र नगर शासन एक नगर परिषद द्वारा किया गया था, जिसमें 30 सदस्य थे। पंचायती राज तंत्र सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुआ था? तो आप सभी जानते हैं, नगौर राजस्थान में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 1957 में गठित बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के आधार पर त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था गठित की गई थी। इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर को हुआ था। 2 अक्टूबर किसका जयंती है? आप कमेंट में लिख दीजिए। और 1959 यानी 59 को राज्यसभा के नागौर जिले में तत्कालीन प्रधानमंत्री उस समय थे पंडित जवाहरलाल नेहरू सर, है ना, के द्वारा की गई थी। 73वें संविधान संशोधन 1992 में पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा भी प्रदान किया गया। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, 73वें संविधान संशोधन 1992 में निम्नलिखित में से किस राज्य पर नहीं लागू हुआ था? तो नागालैंड में नहीं लागू हुआ था, असम, मणिपुर में हुआ था, ठीक है। तो ये नागालैंड में नहीं था, तो ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न यहाँ पे है 118 कि ग्राम न्यायालय अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? तो वह 2008 में, है ना, 2008 में लागू हुआ था। आम नागरिकों तथा न्याय व्यवस्थित की पहुंच
बढ़ाने और प्रत्यक्ष नागरिक को देश के न्यायाधीश तंत्र के संबंधित करने के लिए ग्राम न्यायालय न्यायाधीश 2008 में पारित किया गया था। ठीक है, इस अधिनियम के तहत ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम न्यायालय स्थापित किया जाना निर्देश है। ऑप्शन नंबर 2008 याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए प्रश्न पूछा गया, भारत में मौलिक इकाई कौन सी है? तो वह गांव है। जो मौलिक जो इकाई है, यूनिट है, वो गांव है। भारत में जो प्रशासन की सबसे जो छोटी ग्राम होती है जिसे ग्राम सभा कहते हैं, और इसका जो प्रमुख ग्राम प्रधान होता है, जिसे 73वें संविधान संशोधन 1992 में संवैधानिक दर्जा भी प्रदान की गई है, और यह अधिनियम के तहत त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली भी लागू की गई है ना। देखिए ये प्रश्न पूछा गया था जेपीएससी में कि भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद में जिला योजना संबंधित का प्रावधान का गठन किया गया था? बहुत टफ बन गया था प्रश्न। आपको टोटल देखिए ZD इसका राइट आंसर हो जाएगा। ZD यहाँ भी है, ZD यहाँ भी है, JD यहाँ भी। तो आर्टिकल 243, ठीक है ना। इधर 2 इधर 3 और बीच में 4 याद रखिएगा। 2 4 3 में 4D में यह बताया गया कि जिला योजना समिति का गठन करने का प्रावधान है ना। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है? तो वह पंचायती राज संस्थाओं में। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायत में संविधान के प्रावधान के अंतर्गत ग्रामीण में महिलाओं का सशक्तिकरण और विकास को ध्यान में रखते हुए पंचायत में कुल सीटों का 1/3 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है, रिजर्व है। ठीक है, सेशन लाइक कीजिए बिल्कुल आप। देखिए 122 नंबर प्रश्न है, पंचायत समिति के सदस्य है ना, वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष डायरेक्ट रूप से चुना जाता है, आप सभी जानते हैं। हालांकि झारखंड में जो है ना, ये तो डायरेक्ट रूप से चुना जाता है, ये नियम आया है। देखिए झारखंड में पंचायत समिति का गठन राज्य अधिनियम 2001 के सेक्शन 32 के अंतर्गत किया जाता है। इससे संसद है ना, इसे जो सदस्य है बिल्कुल जनता प्रत्यक्ष रूप से चुन सकते हैं, याद रखिएगा। सेक्शन 32 और अधिनियम 2001 में क्या आया है? पंचायती राज। प्रश्न पूछा जाता है, नगर पालिकाओं का सदस्य चुने जाने के लिए कोई व्यक्ति करने निर्धारित नहीं होगा तो कितना होगा? 21 वर्ष होगा। यह प्रश्न पूछा है 7th जेपीएससी में, तो 21 वर्ष बिल्कुल सही ही होगा, है ना। क्योंकि उल्लेखनीय है कि 74 संविधान संशोधन 1992 के द्वारा संविधान के भाग 9 के जोड़कर नगर पालिकाओं संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। इस संशोधन में 12वीं अनुसूची भी जोड़ी जाती है। इसके अंतर्गत नगर पालिकाओं में 18 विषय की सूची विनिर्दिष्ट की गई है। 243 के अंतर्गत विभिन्न उप अनुदेशों में नगर पालिकाओं का संरचना, शक्ति और कर्तव्यों का विवरण है। 243 के फ में बताया गया है कि नगर पालिकाओं के जो सदस्य चुने जाने के जो उम्र है, एज है, वह 21 वर्ष निर्धारित की गई है। निर्धारित नहीं होगा तो ऑप्शन नंबर 21 वर्ष नहीं होगा ना, जो कि दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है, पंचायतों में वित्तीय अवस्था को मूल्यांकन करने के लिए वित्त आयोग को गठन इन प्रावधान किसको प्राप्त है? तो यह है आपको राज्य के गवर्नर। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 73वें संविधान संशोधन 1992 के भारतीय संविधान का एक नया खंड 9 में पंचायत नाम सम्मानित किया गया है। इसमें प्रावधान अधीन राज्य के राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात वित्तीय स्थिति समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन करता है। राज्य विधानमंडल आयोग की बनावट इसके सदस्य की आवश्यकता, अर्हता और उनके चुनने के तरीके को निर्धारित कर सकता है। राज्यपाल आयोग द्वारा की गई सिफारिश को ही कार्यवाही की रिपोर्ट साथ राज्य के विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करता है। संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुसूची में शहर स्थानीय स्वशासन का वर्णन किया गया है? तो यह 12वीं अनुसूची में ऑप्शन नंबर डी। 74वें संविधान संशोधन 1992 में शहरी स्थायी निकायों का संवैधानिक स्थिति और सुरक्षा प्रदान की गई है। इस उद्देश्य के लिए संशोधन का नया भाग 9 में जोड़ा, जिसे नगर पालिकाएँ नाम दिया गया है। नई 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं का 18 कर्तव्य मध्य जोड़े गए हैं। देखिए अनुसूचित जाति से संबंधित प्रश्न है। संघ राज्य संबंध में भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में करों को केंद्र द्वारा लगाया गया एकत्रित किया, लेकिन केंद्र के राज्यों के बीच विवरण किया जाएगा? तो यह 270 ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का राइट आंसर। 270 के अंतर्गत करों के प्रावधान किया गया है और केंद्र द्वारा लगाया गया एकत्रित किया, लेकिन केंद्र और राज्यों के बीच में वितरण कर दिया जाता है। उल्लेखनीय है कि संविधान के भाग 12 के अंतर्गत केंद्र और राज्यों के मध्य में वित्तीय मामलों का संबंध प्रावधान किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आर्टिकल 70। ठीक है, आर्टिकल 270। स्थानीय सरकार के केंद्रीय परिषद की स्थापना कौन
किस वर्ष हुआ था? तो यह हुआ था 1954 में। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 263 के तहत किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? तो ये दिया था संथालन समिति, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना श्री किस संथालन समिति के गठित भ्रष्टाचार निवारण समिति के सिफारिश के आधार पे 11 फरवरी 1964 को की गई थी। केंद्रीय सतर्कता आयोग में एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं। वर्तमान में श्री सुरेश एन पटेल केंद्रीय सतर्कता आयोग है। केंद्रीय सूचना आयोग किसके तहत आता है? तो वह कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत आता है। केंद्रीय सूचना आयोग आता है किसके तहत, बताइए ना? केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 12 में प्रावधान है कि केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किया जाता है और केंद्रीय सूचना आयोग कार्मिक मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। केंद्रीय सूचना आयोग मुख्य चुनाव आयुक्त और अधिकता 10 केंद्रीय सूचना आयोग होते हैं। इनका कार्यकाल 3 वर्ष होता है। ठीक है, सरकारी आयोग का संबंधित है तो केंद्र राज्य संबंधों से रिलेटेड है, संबंधित है। ठीक है ना। सरकारी आयोग का गठन मार्च 1983 में न्यायाधीश R.S. सरकारिया की अध्यक्षता के केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के समान वितरण हेतु सुझाव देने के लिए किया गया और इस आयोग के अन्य सदस्य बी शिवरमन तथा S.R. सेन थे। आयोग के अपनी 1600 पेज रिपोर्ट जनवरी 1988 में पेश, जिसमें 227 सिफारिश का उल्लेखन किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट है सरकारिया आयोग द्वारा निम्न में से किसके साथ संबंधित है? तो वह केंद्र और राज्यों से संबंधित है। भारत सरकार ने पूंजी आयोग का गठन कब किया है? तो 2005, 2006, 2007, 2008। तो इसका गठन हुआ था 27 अप्रैल 2007 में। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता के केंद्र राज्य के संबंधों पर एक आयोग का गठन किया गया है। आयोग ने 30 मार्च 2010 में अपना रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। तो ऑप्शन नंबर याद रखिएगा 2007 सी। नेक्स्ट है अनुसूचित जनजाति के लिए अलग से राष्ट्रीय आयोग का गठन कब किया गया? तो यह किया गया 2004 में। अनुसूचित जनजाति आयोग की अध्यक्षता 338 के में संशोधन करके 89वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के माध्यम से संविधान के एक नया अनुच्छेद 338 ए में शामिल करके ही की गई थी। 19 फरवरी 2004 के राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग दोनों अलग अलग कर दिए गए। अनुसूचित जनजाति आयोग के प्रथम अध्यक्ष श्री कुंवर सिंह थे और वर्तमान में अरुण हलकर अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हैं। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा आयोग सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय से नहीं जुड़ा है? तो यह जो आपको अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है केंद्र राज्य संबंधों में विशेष रूप से किस प्रसंग में म्यूनिसिपल संबंधित कहा गया है? तो यह कहा गया है वित्तीय मामलों में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट है किस आयोग ने स्थानीय अंतर्राज्यीय परिषद, जो कि अंतर सरकार परिषद के नाम से जाना जाता है, की स्थापना का समर्थन किया है? तो वह सरकारी आयोग, ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर बिल्कुल है। ठीक है, तो रैपिड रिवीजन कर रहे हैं दोस्तों, सेशन को लाइक कीजिए बिल्कुल। अंतर्राष्ट्रीय परिषद की स्थापना किस अनुच्छेद द्वारा हुई है? तो यह हुआ है आर्टिकल 263। आर्टिकल 263 के द्वारा ही अंतर्राज्यीय परिषद का गठन हुआ है। इसका जो पर्पस है केंद्र राज्यों के बीच में जो है ना समन्वय स्थापित करना, राष्ट्रपति के परिषद का जो कर्तव्य है, कार्य है, उसका निर्धारण की शक्ति का प्राप्त है। लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, भाषाएं, नीति। देखिए यहाँ पे प्रश्न है 138 में, नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है पूछा है। तो इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया था, बिल्कुल सही है। 1 जनवरी 2015 को किया गया था योजना आयोग के आधार पर। यह पूर्णकालीन अध्यक्ष होता है? नहीं, इसका अध्यक्ष कौन होता है? मोदी होते हैं अभी। तो इसका जो अध्यक्ष है प्रधानमंत्री होते हैं। इसका गठन 2015 में किया गया था। यह सरकारी संवाद विवाद से होते हैं। तो देखिए 1 जनवरी 2015 को नीति के अध्यक्ष प्रस्थान किया है। नीति का जो फुल फॉर्म होता है नीति का नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये भी प्रश्न पूछा गया है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। आयोग ने पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और प्रधानमंत्री द्वारा इसका उपाध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। नीति आयोग की जो स्थापना सरकारी संवाद को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी। इनमें से कौन सा नीति आयोग के विशेष विंग नहीं है? तो यह है नीति विंग। बाकी अनुसाधन विंग, परामर्श विंग,
टीम इंडिया विंग, यह है ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नीति आयोग के विशेष विंग का अनुसंधान विंग, परामर्श विंग और टीम इंडिया विंग शामिल है। इसमें नीति विंग नहीं है। टीम इंडिया विंग में प्रत्येक राज्य और मंत्रालय के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। वह राष्ट्रीय सहयोग के लिए एक सदस्य मंच के रूप में कार्य करते हैं। नीति मायने क्या होता है, तभी देखे थे भारत बदलाव हेतु राष्ट्रीय संस्थान, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका ही इंग्लिश नाम है, फुल फॉर्म है। प्रश्न पूछा जाता है नीति का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, वनडे एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। नीति आयोग भारत के परिवर्तन हेतु राष्ट्रीय स्थापना 1 जनवरी 2015 को गई थी और इसका जो योजना आयोग के प्रतिस्थापित किया है, इसका जो पद अध्यक्ष होता है वो पीएम होते हैं, है ना, प्रधानमंत्री होते हैं पीएम। नेक्स्ट नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो अभी देखें कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। लोकसभा शब्द पर जो पहली बार है ना कब प्रयोग में लाया गया था, तो यह लाया गया था 1919 ईस्वी में। 1919 के धारा 96C के तहत बताया जाता है कि लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी और 1 अक्टूबर 1926 में लोक सेवा आयोग की विभिन्नता स्थापित किया गया है, ठीक है। और इसके प्रथम अध्यक्ष सर रॉस बॉर्बर थे। तो याद रखिएगा, संघ लोक सेवा यानी लोक सेवा आयोग का जो प्रथम अध्यक्ष थे सर रोस बर्बर, है ना, यानी सर बार बार पढ़ते थे, इस तरह से रिलेट कर लेंगे। ओनली फॉर रिमेंबर, डोंट माइंड दिस एंड दैट, ओके। स्वतंत्रता के बाद 26 जनवरी 1950 को संघ लोक सेवा आयोग का अस्तित्व में आया था। तो स्वतंत्रता के बाद जो संघ लोक सेवा आयोग अस्तित्व में आया था वो आया था 26 जनवरी 1950 को, याद रखेंगे। सेशन लाइक करिए आप प्लीज़। देखिए नेक्स्ट 143 में लोक सेवा के क्षेत्र में ह्यूटले काउंसिलिंग की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो यह हुआ था 1919 में, है ना। ह्यूटले काउंसिलिंग की स्थापना 1917 में इंग्लैंड में की गई थी, लेकिन यह काउंसिलिंग औद्योगिक क्षेत्र से जो श्रमिक और मध्य संबंधों का समन्वय लाने में स्थापित की गई थी। बाद में यह लोक सेवा में भी अपनाया गया था, है ना। मोलकम रेसली समिति की सिफारिश पे 1919 में ह्यूटले काउंसिलिंग के मानकों को लोक सेवा एवं अन्य सरकारी विभागों को लागू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का राइट आंसर है 1919 ईस्वी। संघ लोक सेवा आयोग के राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सहमति हो सकता है, तो यह राज्य की मांग और राष्ट्रपति की संस्तुति से, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि विधि आयोग किस अध्यक्ष ने अपने रिपोर्ट में समर्थन किया है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय के 1/3 न्यायाधीश दूसरे राज्य में होने चाहिए, तो यह आपको HR खन्ना, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, हम लोग देखिए रैपिड रिवीजन कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन को देखने का प्रयास करें, और क्योंकि टाइम कम है ना तो थोड़ा सा रिवीजन करना ही होगा। संवैधानिक दर्जे के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग का एक ऐसा निकाय है जो कि सेवकों और प्रशिक्षणों को पर्यवेक्षण करता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। जो कि भाग 14 में अनुच्छेद 315 से 323 तक लोक सेवा आयोग से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। 315 में बताया गया है, कहा गया है कि लोक सेवा आयोग और प्रत्यक्ष राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग का होगा। अनुच्छेद 320 में लोक सेवा आयोग की कृतियों वर्णन है। संघ और राज्य लोक सेवा आयोग के कर्तव्य होगा कि वह संघ की नियुक्तियों के लिए प्रशिक्षणों का संचालन करे, परीक्षाओं को संचालन करें, ठीक है। कभी कभी टंग मिस्टेक हो जाता है तो डोंट माइंड, ठीक है। नेक्स्ट है 147 प्रश्न है कि आधिकारिक भाषा आयोग किसकी अध्यक्षता में स्थापित की गई थी, तो यह किया गया था आपको बीजी खेर, ऑप्शन नंबर ए बीजी खेर, जो कि आर्टिकल 344A के तहत बताया गया है कि शक्तियों का प्रयोग करते हुए 7 जून 1995 को श्री बाल गंगाधर खेर की अध्यक्षता में हिंदी के विकास के एक प्रयोग के संबंध में सिफारिश करने के लिए राजभाषा आयोग की नियुक्ति की गई थी। तो ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बीजी खेर। बीजी खेर का ही पूर्ण नाम है श्री बाल गंगाधर खेर, ओके। नेक्स्ट है, किस समिति ने पहले बार लोक सेवा के लिए प्रशिक्षण की भूमि का सुझाव दिया था। देखिए अभी देखे थे ना, जो कि समिति था वो कौन था, तो वो फुलटन था, फुलटन है ना, फुल करो टन को, ठीक है। तो इसका कहना है ना कि पहली बार लोक सेवा के जो प्रशिक्षणों की जो भूमिका सुझाव है ना, वो फुलटन समिति के सिफारिश पे हुआ था। 1968 में आया था, पहली बार लोक सेवा के लिए प्रशिक्षण की भूमिका सुझाव दिया था। सेशन अच्छा लग रहा है दोस्तों तो लाइक कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के कर्तव्यों का परिभाषित किया गया है, तो जो आर्टिकल 320 में है ना, इसमें बताया गया है कि लोक सेवा अपनी कर्तव्यों का, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का, अपनी ड्यूटी का उल्लेखन के बारे में है। और यह प्रावधान किया गया है कि संघ और राज्य लोक सेवा आयोग के यह कर्तव्य है कि वे अपने संसद की नियुक्तियों के लिए प्रशिक्षणों का संचालन करें, और संघ और लोक सेवा आयोग
में से कोई दो या अधिक राज्यों के अनुरोध विशेष अर्हता वाली परीक्षाओं के लिए संयुक्त भर्ती स्कीमाओं बनाने और उनके परिवर्तन करने की सहयोग और उनके परिवर्तन करने का सहयोग कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है डाक द्वारा मतदान को कहते हैं। देखिए डाक द्वारा मतदान को क्या कहते हैं, तो परोक्ष मतदान कहते हैं। बेसिकली डाक द्वारा पहले मतदान होता था, कोई भी अगर व्यक्ति मतदान के दिन मतदान केंद्र पे उपस्थित नहीं हो पाता है ना, तो उसी को प्रक्षोभ मतदान के अंतर्गत कराया जाता था। देख लीजिए इसका एक्सप्लेनेशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रश्न पूछा हुआ है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर। ओके, तो सेशन आप लाइक कीजिए ना, क्यों कंजूसी करते हैं दोस्त। देखिए इसमें एक्सप्लेनेशन है कि डाक द्वारा मतदान किया गया है और उसे प्रक्षोभ मतदान कहा जाता है, क्योंकि व्यक्ति मतदान के दिन उपस्थित न होने के कारण मतदान केंद्र में, क्योंकि वह राज्य अथवा केंद्र की सेवा में रहते हुए कहीं दूसरे जगह कार्यरत होता है, सपोज दैट, तो ऐसी स्थिति में उसकी मतदान करने की सुविधा निर्वाचन आयोग ने डाक द्वारा दी गई है। तो इसके अंतर्गत भारतीय सेना के कर्मचारियों और अन्य सैनिक बल भी आते हैं इसके अंतर्गत, है ना, अकॉर्डिंग टू डाक द्वारा मतदान। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का चुनाव आयोग निम्नलिखित में से किसके चुनाव नहीं से जुड़ा है, तो पंचायती राज व्यवस्था से नहीं जुड़ा है। ऑप्शन नंबर सी, बाकी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति ये सभी तो ना हुआ ना, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति लोकसभा राज्यसभा विधानसभाओं के निर्वाचन के उत्तरदायी है। पंचायती राज व्यवस्था संबंधित निर्वाचन का संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत बताया जाता है कि राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है, न कि भारतीय चुनाव आयोग का। ठीक है ना, तो सेशन अच्छा लग रहा है कि नहीं, आप बताइए, यस या नो लिखिए। ठीक है, उसी कमेंट कीजिए और सेशन को बिल्कुल लाइक कीजिए। ठीक है, क्योंकि सेशन को लाइक कीजिएगा तो हम ऑलरेडी आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे। और प्रीवियस ईयर आप सभी जानते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज प्रीवियस ईयर इज टोटली डिपेंड ऑन योर टारगेट एग्जाम। ओके, तो देखिए 152 नंबर प्रश्न है, क्षेत्र के अनुसार भारत कौन सा लोकसभा चुनाव क्षेत्र सबसे बड़ा है, तो लद्दाख है। भारतीय संसद लोकसभा राज्य के सभा के मिलकर गठित होती है। लोकसभा का अधिकतम जो सदस्य होते हैं वो 552 हो सकते हैं, होते हैं, है ना। राज्यसभा में अधिकतम होता है 250, लोकसभा में 552। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र लद्दाख है, जबकि मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा मलकागरी है, जो कि आंध्र प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। तो मतदाता की दृष्टि से कहेगा तो म से मतदाता, ठीक है, तो म से मतदाता और म से मलकारगी जो कि आंध्र प्रदेश में है, और क्षेत्रफल से लद्दाख, लद्दाख ने लैंड याद रख लीजिएगा। ठीक है, ओनली फॉर रिमेंबर। ओके, किसी भी दल के राष्ट्रीय दल के रूप में स्वीकृति तब मिलती है जब वह कुल मत का 5%, सभी चुनाव क्षेत्रों का चुनाव लड़ना, 4 से अधिक राज्यों के प्रताप और 4 राज्यों के मतदान का 5% की 6% होगा, इसीलिए यहाँ डॉट लगा दिया है। देखिए 6% मत प्राप्त होने चाहिए, है ना, 4 लोक सीटों के दर्ज पे, है ना, 4 राज्यों होते हुए। तो इसका राइट आंसर देख लीजिए एक्सप्लेनेशन में। ओके, क्योंकि वहाँ पे ऑप्शन में थोड़ा सा एरर है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है 154, भारत के उपचुनाव आयुक्त कौन है, तो यहाँ पे वर्तमान सिनेरियो के अनुसार आप देख लीजिएगा। हालांकि भारतीय संविधान में आर्टिकल 324 के तहत चुनाव आयोग का गठन है, ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। चुनाव आयोग से संबंधित प्रावधान कितना है, आर्टिकल 324 है ना, 324। ओके, अनुपम पांडे एंड अरुण गोयल है ना वर्तमान में चुनाव आयुक्त, आप चेक कर लीजिएगा, राजीव कुमार। ओके, नेक्स्ट है, कौन सा अनुच्छेद लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाने और निलंबन से संबंधित है, तो यह जो आर्टिकल 317 है इसमें बताया गया है कि संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान 315 323 के तहत वर्णित है। बिल्कुल ये बात सही है। अनुच्छेद 316 के तहत लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। बिल्कुल राष्ट्रपति के तहत ही होता है और राष्ट्रपति के द्वारा ही होता है ना। 317 में लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हैं सदस्यों के हटाने का निलंबन का प्रावधान बिल्कुल बताया गया। तो 317 आर्टिकल 17 किससे संबंधित है, अनटचेबिलिटी से, और 317 हटाने से। तो देखिए अनटचेबिलिटी कोई करेगा तो उसको हटा दीजिए, बिल्कुल, ओनली फॉर रिमेंबर, डोंट माइंड इट। ओके, तो 317 में क्या है, लोक सेवा आयोग को अध्यक्षता सदस्य हटाने का निलंबन से संबंधित है। देखिए ये प्रश्न है आपको 156 कि संविधान के अनुच्छेद 41 के प्रावधान निम्नलिखित में से कौन सा विकलांगता राज्य के आर्थिक अक्षम अनुदान सार्वजनिक सहायता से मांग करती है, तो वह करता है आपका वृद्ध रोजगार, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है, एक नई अखिल
भारतीय सेवा की शुरुआत की जा सकती है? तो यह की जाती है संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत प्रावधान, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना, 312। नेक्स्ट है, कौन सा अनुच्छेद विधायिका को चुनाव विवादों को निपटाने के लिए प्राधिकरण की स्थायित्व करेगा? तो यह मतदान करेगा आर्टिकल 323 के ख के अंतर्गत विषय में बताया गया है कि अधिकरण स्थापित करने का विधानमंडल की विधि बताने की शक्ति की गई है। संसद के प्रत्येक सदन या किसी भी राज्य में विधानमंडल के सदन या प्रत्येक सदन के निर्वाचन के लिए संबंध में विवाद उत्पन्न होने की स्थिति प्रावधान स्थापित करेगा। देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रांतीय लोक सेवा आयोग का प्रावधान है? तो 315 के तहत प्रांतीय लोक सेवा का प्रावधान है। भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची को, है ना, केंद्र राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 7वीं अनुसूची में बताया गया है केंद्र और राज्यों के बीच में जो शक्ति है, पावर है, विभाजन की है, संबंधित है। और यह है ना अनुसूची व संघ सूची में जो कि 100, राज्य सूची में 61 और समवर्ती सूची में 62, ठीक है। अब बात उपबंध से संबंधित देखिएगा, संविधान संशोधन जो कि आर्टिकल कितना में है, 368 में है ना संविधान संशोधन। देखिए 361 प्रश्न है कि भारत में राजनीतिक दलों की दल बदल और बुराई को किस संशोधन के अंतर्गत अधिनियम को किया गया? तो यह आपको 52वां संविधान संशोधन यानी 52, ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इस अधिनियम के तहत 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा दल बदल की बुराई को रोकने के लिए कानूनी प्रावधान किए गए हैं और इस संविधान संशोधन के माध्यम से 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। अधीन संसद या राज्य के विधानमंडल के उन सदस्यों को आयोग घोषित किया जा सकता है जो दल को छोड़ते हैं। नेक्स्ट है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का प्रयुक्त राष्ट्रीय आयोग के किस संशोधन के अंतर्गत 2 आंग्ल निकायों में बांटा गया है? तो 89वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 89वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के 2 अलग अलग निकायों का प्रावधान किया गया है। और 44वां संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार का श्रेणी से क्या कर दिया गया, हटा के कानून के अधिकार के अंतर्गत रखा गया है। 42वां संविधान संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है, मिनी संविधान संशोधन है। इसमें 3 नए शब्द जोड़ा गया है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा गया है। समाजवादी, पथनिरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी, पथनिरपेक्ष और अखंडता। 42वां संविधान संशोधन 1976। ओके। नेक्स्ट है 73वां संविधान संशोधन के निम्नलिखित आधार के कौन सा अनुच्छेद है? तो वह है 40 यानी 40। 73वें संविधान संशोधन के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है? तो 40। देखिए 40 में बताया ग्राम पंचायतों का गठन है और यह प्रश्न पूछा गया है। भारतीय संविधान के भाग 4 के नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 40 में पंचायतियों का गठन का प्रावधान है। बलवंत राय मेहता की सिफारिश पे त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था का शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 में नागौर राजस्थान में की गई। 73वें संविधान संशोधन का अधिनियम 1992 पंचायत को संवैधानिक दर्जा दिया गया था और 24 अप्रैल 1993 लागू हुआ था। तो नागौर याद रखिएगा, 2 अक्टूबर को सबसे पहली बार लागू हुआ था त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था, जो कि बलवंत राय के समिति के सिफारिश पे हुआ था और अशोक द्वितीय, है ना, अशोक राय। नेक्स्ट है, जीएसटी संवैधानिक संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति का प्राप्त हुआ था? तो आप सभी जानते हैं जीएसटी जो कि 122वां संविधान संशोधन विधेयक राज्यसभा में 3 अगस्त को 2016 को और लोकसभा में 6 अगस्त को, पहले राज्यसभा में 3, उसके बाद 3 दिन बाद 6 अगस्त को 2016 में पारित किया गया था। सभी राज्यों के समर्पित विधेयक को 8 सितंबर 2016 में राष्ट्रपति के हस्ताक्षर किया गया था और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद 101वां संविधान संशोधन 2016 के रूप में, है ना, अधिनियमित हुआ और इस अधिनियम को प्रभाव 1 जुलाई 2017 से वस्तु एवं सेवा कर जो कि जीएसटी प्रभावित है 1 जुलाई 2017। तो इसका ऑप्शन नंबर देखिएगा 1 जुलाई 2017 देता, लेकिन यहाँ पे इसलिए नहीं दिया, यहाँ पे प्रश्न पूछा गया था संवैधानिक संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति कब प्राप्त हुआ? तो यह हुआ था 8 सितंबर 2016। हालांकि यहाँ पे 2016 लिखना चाहिए था, 6106 लिख दिया था, टाइपिंग मिस्टेक। ओके। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए यहाँ पे, तो इसमें है कि मिनर्वा मिल्स मामला संविधान संशोधन से संबंधित है? तो 42वां संविधान संशोधन से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों का निर्देश सिद्धांतों के बीच संतुलन के आधारशिला पर स्थापित किया है और संसद के निर्देश सिद्धांतों को लागू करने के लिए मौलिक अधिकारों को संशोधन कर सकती है, लेकिन बेसिक जो स्ट्रक्चर है, बेसिक जो फंडामेंटल है, बेसिक जो बेस है, फाउंडेशन है, उसको क्षति नहीं पहुंचाया जाएगा। माने उसको क्षति नहीं पहुंचाते हुए आप अमेंडमेंट कर सकते हैं। ओके। नेक्स्ट है,
संविधान संशोधन का कार्य समीक्षा राष्ट्रीय आयोग की स्थापना कब हुआ है? तो वह हुआ था 2000 में, है ना। संविधान कामकाज समीक्षा के राष्ट्रीय आयोग का जो स्थापना है 22 फरवरी 2000 को की गई थी। इस आयोग के अध्यक्षता में एम.एन. राव वेंकटेशैया ने की थी। आयोग की रिपोर्ट 2002 में प्रस्तुत किया गया था और आयोग ने जो कुल सिफारिश हुआ था वह 249 हुआ था, ठीक है। आपातकाल के संसद के लोकसभा का कार्यकाल कब, मतलब एक बार में कितने समय बढ़ाया जा सकता है? तो वह बढ़ाया जा सकता है 1 महीना, है ना, जो कि आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई है। आपातकाल की स्थिति संसद के लोकसभा के कार्यकाल को एक बार में 1 वर्ष तक की बढ़ाया जा सकता है। लोकसभा का कार्यकाल उस स्थिति में अनिश्चित समय तक बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। भारत के नए राज्यों के निर्माण के लिए भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करना होगा? तो आप सभी जानते हैं नया राज्य क्या अगर करना है तो प्रथम अनुसूची में ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्रथम अनुसूची में ही बताया गया है, अनुसूची में ही बताया गया है बिल्कुल कि संघ और राज्यों का क्षेत्र और उसका उल्लेखन है ना। राज्यों के नाम, क्षेत्र हो गया, बाउंड्री हो गया, है ना, सूची किया जाना, ये आपको अनुसूची से संबंधित भाग 1 में है और इसी में शामिल है। तो भारत में नए राज्यों के निर्माण के लिए पहली अनुसूची में आपको अमेंडमेंट करना होगा, तब भारत के नए राज्य का निर्माण हो सकता है, लेकिन शक्ति संसद में निहित है, ठीक है। और यहाँ से मिसलेनियस प्रश्न पूछे गए हैं, तो सेशन आप लाइक कीजिए। हम लोग कंटिन्यू प्रश्न को देखते हुए चल रहे हैं दोस्तों। देखिए, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों और मंत्रालय में से किसका संलग्न कार्यालय है? तो यह है संस्कृति से, ऑप्शन नंबर ए, है ना, जो कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय के ही अंतर्गत आता है, उसी के अंडर में आता है और इसका जो हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है और इसकी जो स्थापना अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1871 में की गई थी और इसी का जो आदर्श है, वाक्य है, वह है पर्यटन कीर्ति पाउर्नु, है ना। नेक्स्ट है दूसरे प्रशासनिक आयोग की कौन प्रतिवेदन भारत के सुशासन के बाध्यताओं के पश्चात की है? तो यह क्या है आपको? नागरिक केंद्रीय प्रशासन शासन केंद्र बिंदु, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 172 में देखिए पूछा हुआ कि सभी प्रकार के सामाजिक विभेद उन्मूलन मानवाधिकार की किस पीढ़ी के अंतर्गत आता है? तो वह तीसरा पीढ़ी, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रथम मोदी सरकार के भारत का गृह मंत्री कौन था? तो वह था राजनाथ सिंह था, ठीक है। प्रथम मोदी सरकार के गृह मंत्री 2014 में हुआ था और जिसके गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह थे, है ना। द्वितीय मोदी सरकार के गृह मंत्री के पद में अमित शाह के रूप में है, ठीक है। तो याद रखेंगे प्रथम मोदी सरकार के गृह मंत्री कौन थे? तो वह था राजनाथ सिंह और द्वितीय तो वह थे आपके कौन? अमित शाह, श्री अमित शाह जी, ठीक है। नेक्स्ट है केंद्रीय सरकार के स्तर पर शहरी विकास मामलों में देखभाल करने के लिए मंत्रालय का निम्नलिखित में से कौन सा अधिकृत नामकरण है? तो वह है आपका आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट है सीमा चौकसी प्रबंधन किस संघ मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो आता है गृह मंत्रालय, है ना, होम मिनिस्टर के अंतर्गत आता है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा होम मिनिस्टर। किस देश का सबसे पहले साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी? तो वह हुआ था रूस के विश्व में पहली बार साम्यवादी सरकार 1917 में रूस में हुआ था और 1917 में गठन सफलता 1917 में बाल्शेविक क्रांति की सफलता के परिवार में स्वरूप में साम्यवादी सरकार सत्ता में आई, ठीक है। और भारत में सर्वप्रथम केरल में साम्यवादी सरकार 1957 के सत्ता में आई थी, तो केरल में सबसे पहला बार आया था और यह विश्व के साम्यवादी 1917 में रूस में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से भारत सरकार के किस मंत्रालय के राष्ट्रीय विरासत शहर विकास और उन्नति योजना का शुभारंभ किया? तो यह आपको है शहरी विकास मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की रैंक है, तो ये जो रैंक है वो 4 सितारा है। यहाँ पूछा हुआ प्रश्न है मिसलेनियस में, ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार की विश्वाधिकार घोषणा कब अपनाया गया था? तो 10 दिसंबर 1948 को, इसीलिए 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। और आप सभी जानते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता है मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को, ठीक है। देख लीजिए 10 दिसंबर 1948 की संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मानवाधिकार को घोषणा अपनाया गया और विश्व भर में प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। मानवाधिकार सार्वभौमिक घोषणा यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ द ह्यूमन राइट यानी UDHR के तहत मानवीय दृष्टिकोण को राज्य के तथा व्यक्ति के बीच संबंध को लेकर कुछ सामान्य बुनियादी मूल्यों को आचरण स्थापित किया गया है। और ये 2023 का जो थीम है वह है आपको डिग्निटी फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल, ओके, ऑल फॉर सभी के लिए। तो सेशन अच्छा लग रहा होगा तो एक लाइक अवश्य आप कीजिए
और सेशन कैसा लग रहा है वो कमेंट कीजिए दोस्तों, ठीक है, क्योंकि बहुत कम टाइम में, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, प्रीवियस ईयर 180 प्रश्न तक पहुंच गए हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग, तो आप समझ सकते हैं दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, लैटिन अमेरिका का कौन सा क्षेत्र सर्वप्रथम नाटो का सदस्य था? तो यह था सर्वप्रथम कोलंबिया, ऑप्शन नंबर ए कोलंबिया। कोलंबिया प्रथम लैटिन अमेरिका देश में है, प्रथम लैटिन अमेरिका देश में है, और जिसने नाटो की सदस्यता ग्रहण की थी। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी, जो कि वर्तमान में नाटो में 31 सदस्य हैं, 31 सदस्य हैं, 31 सदस्य हैं। देखिए नाटो से प्रश्न पूछा जाता है तो याद रखेंगे नाटो, है ना, नाटो में 31 सदस्य हैं, है ना, नाटो एन एन या एन मान के चलिए, नाटो नाटो एन से नौ से नाटो 31 31 31, और ये इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है UNSC का तात्पर्य क्या है? तो ये तात्पर्य संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जो कि 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था, ठीक है। 182 है भारतीय लोक प्रशासन संस्थान। तो चलिए दोस्तों देखिए 182 है, थोड़ा सा इधर अति हो गया। देखिए तो इसका राइट आंसर आप बिल्कुल समझ गए हैं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ है। प्रश्न याद रखिएगा, आता है प्रश्न। देखिए भारतीय लोक प्रशासन संस्थान कहाँ स्थापित है? तो आप सभी जानते हैं नई दिल्ली में है, नई दिल्ली में है ना। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना 29 मार्च 1954 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, और इसका जो उद्घाटन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काल में हुआ था। और भारतीय लोक प्रशासन संस्थान सोसाइटी अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत है। संस्थान की प्रमुख गतिविधि के प्रशिक्षण, अनुष्ठान, सलाहकार, परामर्श सेवा इत्यादि शामिल है। इसमें निदेशालय राज्य प्रशासन में है। यह आपको कार्यकारी एजेंसी, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है विश्व में बेसिक डेमोक्रेसी मूल लोकतांत्रिक शब्द का किसने प्रयोग किया था? तो वह किया था अयूब खान ने किया था, है ना। बेसिक डेमोक्रेसी का अवधारणा 1960 के दशक से की शुरुआत हुआ। पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल अयूब खान के प्रस्तुत किया था। उन्होंने जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक व्यवस्था शुरू करने की प्रयास किया, और यह 5 स्तरीय व्यवस्था, जैसे देखिए पहला है कि संघीय परिषद जो कि ग्रामीण क्षेत्र में, नगर और संघीय शहर क्षेत्र में होगा, ठीक है। थाना परिषद जो कि पूर्वी क्षेत्र, तहसील और परिषद, जिले परिषद और प्रभारीय परिषद और प्रांतीय विकास सलाहकार परिषद। तो याद रखिएगा विश्व में बेसिक डेमोक्रेसी मूल लोकतंत्र शब्द किसने प्रयोग किया था? तो यह किया था अयूब खान, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट भारत में धार्मिक समुदाय के अवलोकन समुदाय का अवलोकन करें, है ना। तो इसमें देखिएगा समुदाय की पहचान करना है किसको किसके दी गई है। तो इसका देख लीजिएगा, सिख है, बौद्ध है, ईसाई है, पारसी है। तो इसका अरेंज है, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसलिए हो जाएगा क्योंकि सिख, बौद्ध, ईसाई और पारसी सभी इसका अरेंज है, ठीक है। भारतीय अल्पसंख्यक आयोग के अनुसार 5 धार्मिक समुदाय इस मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी के अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किया गया है। तत्पश्चात 27 जनवरी 2014 को जैन समुदाय भी अल्पसंख्यक समुदाय में शामिल है। कब? 2014 में, ठीक है। तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अधिनियम 1992 के तहत राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की गई है। तो वहाँ पे सभी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कोई धन विधायक है अथवा नहीं है, इसका निर्धारण करता कौन है? तो आप सभी जानते हैं इसका निर्धारण लोकसभा के स्पीकर करते हैं। धन विधेयक जो कि आर्टिकल 110 में, माफ़ कीजिएगा 300 नहीं 110 में धन विधेयक का प्रावधान है। कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका जो निर्णय करेगा ना, निर्धारण करेगा ना, वह डिसीजन देगा लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। और धन विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से प्रस्तुत की जा सकती है। नेक्स्ट है भारत के लोकपाल कौन है? भारत के पहले लोकपाल कौन बने? तो भारत के पहले लोकपाल बने हैं पिनाकी चंद्र घोष, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान अध्यक्ष है जो है, आपको देखिए यहाँ पे वर्तमान अध्यक्ष देख लीजिएगा आप इसको, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन थोड़ा सही रहा है, ओके। हम बढ़ते हैं थोड़ा सा जल्दी में, ओके। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा वाद जमींदारी व्यवस्था से संबंधित है? तो कामेश्वर सिंह बनाम बिहार राज्य, रमेश थापर बनाम मद्रास, मोतीलाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और पश्चिम बंगाल बनाम सुबोध। तो इसका शायद मेरे ख्याल से 2, ठीक है। देख लीजिए इसमें भी थोड़ा सा एरर बता गया है। प्रश्न विकल्पों में कामेश्वर सिंह बनाम बिहार राज्य, पश्चिम बंगाल राज्य बनाम सुबोध जमींदार व्यवस्था संबंधित प्रस्तुत उचित विकल्प न मिलने के कारण आयोग ने इस प्रश्न का निरस्त कर दिया है, ठीक है।
तो थोड़ा इसको देख लीजिएगा। सुशासन के संदर्भ में कौन सा सत्य नहीं है, तो नहीं जो है ना, समता समावेशन तो बिल्कुल है हुआ। सुशासन का मतलब ही होता है समानता हो, समान हो, समावेशन हो, धार्मिक एवं प्रभुत्व, ये थोड़ा सा आपका नहीं है। बाकी सहभागिता और विधि शासन है, पारदर्शी और उत्तरदायित्व है, पारदर्शी बिल्कुल होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सुशासन का जो तात्पर्य है शासन तथा प्रशासन नैतिक मूल्यों का प्रयोग किया जाने, और इन मूल्यों में मुख्य तौर पर सहभागिता, आम सहमति और जवाबदेही, अपारदर्शी, उत्तरदायित्व प्रभावी है ना। कार्यकुशलता और न्याय संगत और समावेशन विधि को शासन आदि सम्मिलित है। सुशासन के मूल्य धार्मिक और भावुक शामिल नहीं है। संविधान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो आप सभी जानते हैं 26 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 इसको संविधान सभा के अपनाया था, और 26 जनवरी को 1950 में लागू हुआ था। नेक्स्ट है 1970 में लोकायुक्त अधिनियम पारित किया गया था, तो वह महाराष्ट्र में पारित किया गया था 1977 में। 26 दिसंबर 2022 में महाराष्ट्र के लोकायुक्त विधेयक 2022 में पेश किया गया। और यह जो लोकसभा, यह जो आपको है ना लोकायुक्त महाराष्ट्र का, वह उपायुक्त अधिनियम 1971 में निरस्त करता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सुशासन की विशेषता नहीं है, तो जवाबदेही तो बिल्कुल होना चाहिए ना, पारदर्शी होना चाहिए, कानून का नियम होना चाहिए, लाल फीताशाही नहीं है, लाल फीताशाही सुशासन का विशेषता नहीं है, यह नौकरशाही की विशेषता है। तो नौकरशाही विशेषता, लाल फीताशाही, ठीक है। जबकि पारदर्शी, जवाबदेही, कानून, नियम, सूचना अधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, प्रेस स्वतंत्रता, अस्तित्व सुशासन की प्रमुख विशेषता है। तो सुशासन के प्रमुख विशेषता कानून हो जाएगा, पारदर्शी हो जाएगा, जवाबदेही हो जाएगा, लेकिन नौकरशाही की विशेषता हो जाएगा लाल फीताशाही। ठीक है, नेक्स्ट है मुख्य नियंत्रण एवं लेखा प्रशिक्षण अपनी ऑडिट रिपोर्ट निम्न में से किसे सौंपता है, तो भारत के किसको सौंपता है। भारत संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत नियंत्रण एवं महालेखन परीक्षण स्वतंत्र पद से व्यवस्था की है। 149 आर्टिकल के तहत कि भारत के नियंत्रण महालेख परीक्षण के कर्तव्यों की शक्तियों को संविधान 151 आर्टिकल 151 के यह कर्तव्य की गई है कि संघ के खातों में सीएजी की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी जाएगी, जो कि संसद के प्रत्येक सदन के पटल में रखा जाएगा। तो राष्ट्रपति ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर है ना, बिल्कुल। मानवाधिकार सुरक्षा 1993 में किस वर्ष संशोधन किया गया, तो देखिए संशोधन किया गया था 2006 में, है ना। मानवाधिकार जो कि अधिनियम है 1993 में, संशोधन 2006 में किया गया। मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006 के द्वारा इसे प्रतिनिधित्व किया गया। मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम संसद द्वारा पारित किया गया, और इस तहत मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय के किस न्यायाधीशों को भी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। ठीक है, किस वर्ष में भारतीय सरकार ने विभागों का नाम बदलकर मंत्रालय किया, तो यह 1947 में। ठीक है, 1947 में। सातवें केंद्रीय वेतन आयोग का अध्यक्ष कौन था, तो यह था आपको अशोक कुमार माथुर। अशोक कुमार माथुर ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सातवें वेतन आयोग का गठन किया गया था, और इस आयोग ने अध्यक्ष में अशोक कुमार माथुर थे, और इस आयोग का गठन 2013 में किया गया था, और इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था 1 जनवरी 2016 को, 3 साल बाद। तो सातवें केंद्रीय वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन था, तो बताइए ना, अशोक कुमार माथुर, अशोक कुमार माथुर। ठीक है, इस आयोग का गठन कब हुआ था, 2013 में। रिपोर्ट कब पेश किया गया था, तो 2016 में, 13/3/16। ओके, देखिए जमीनी स्तर पर योजना का विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष कौन है, तो वह आपको है बी रामाचंद्र है। बी रामाचंद्र ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट समितियों में से कौन सी एक अपना कार्यात्मक नहीं है, तो आपका प्राकृतिक आपदाओं के प्रबंधन की कैबिनेट समिति, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट है, देखिए 200 नंबर प्रश्न तक पहुंच गए दोस्तों, तो बिल्कुल एक लाइक अपोस्ट कीजिए, है ना। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कशन कर रहे हैं, जो कि आपको एकदम प्रीवियस ईयर है ना। रामबाण है, पेंसिया है, केयर फॉर ऑल डिजीज। ओके, तो देखिए किस आयोग ने भारत के पद वर्गीकृत प्रणाली को अपनाने की सिफारिश की थी, तो यह क्या था, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, ऑप्शन नंबर सी, है ना। ऑप्शन नंबर सी प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 5 जनवरी 1966 ईस्वी को मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में हुआ था। बाद में इसकी अध्यक्षता हनुमंतैया ने किया। तथा इस आयोग ने सरकार के दायित्व और कर्तव्यों की वृद्धि के सेवाओं का गठन कार्यात्मक आधार पर की जाने, और इस आधार पर सेवाओं का 8 भागों में बांटने का सुझाव दिया था। ठीक है, आयोग ने इस तरह से पद का वर्गीकृत प्रणाली अपनाने की सिफारिश की थी। प्रधानमंत्री नेहरू ने 1953 में राज्यों की भाषाएं आधार पर पुनर्गठन का अध्यक्ष के लिए एक समिति का गठन किया था, और वह किसका नेतृत्व हुआ था,
ठीक है, तो वो क्या था, फजल अली। फजल अली ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री पंडित नेहरू द्वारा राज्यों की भाषाई के आधार पर पुनर्गठन 1953 के फजल अली के नेतृत्व में आयोग का गठन किया गया था और इस समिति ने भाषाई के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन सिफारिश की, जिसे स्वीकार किया गया लिया था। और इससे पूर्व ही धन दर जैवी समिति ने पुनर्गठन के आधार पर भौगोलिक निकटता, प्रशासन सुविधा और वित्तीय आत्मनिर्भरता और विकास क्षमताओं को बताया है। ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जा सकता है, तो यह किया जा सकता है आपको ऐसा व्यक्ति जो न्यायाधीश पर चुका हो। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कैबिनेट सचिवालय किस वर्ष अस्तित्व में आया था, तो यह 1947 में आया था। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1947 में। ठीक है, कैबिनेट सचिवालय का गठन 1947 में किया था। स्वतंत्रता के बाद 1949 में मंत्रिमंडल में एक आर्थिक समिति का गठन की गई थी, जिसका सचिवालय वित्त मंत्रालय में सन 1950 के मंत्रिमंडल में सचिवालय के स्थानांतरित कर वर्तमान में कैबिनेट सचिव राजीव गौबा है। ठीक है, राजीव गौबा। नेक्स्ट है आखिरकार राज्यसभा के व्हिसल ब्लोअर अधिनियम कब पारित किया गया था, तो यह पारित किया गया था 2014 में, है ना, 2014 में। ठीक है, 2014 में पास कर दिया था राष्ट्रपति द्वारा। 9 मई 2014 को स्वीकृति मिल गई थी, अधिनियम बन गया। नेक्स्ट है संसद सार्वजनिक सेवाओं का भर्ती का नियंत्रण कर सकता है, तो आर्टिकल 309 के तहत 309 में बताया गया है ना कि संघ और राज्य सेवा करने वाले व्यक्ति भर्ती और सेवाओं के शर्तें निर्धारित करने का प्रावधान है। इसी अनुच्छेद में प्रावधान के तहत संसद सार्वजनिक सेवाओं के भर्ती का नियंत्रण कर सकती है। संवैधानिक अनुच्छेद मिजोरम विशेष राज्य दर्जा, तो मिजोरम में है ना आपको 371 की जी मिजोरम ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, 371 में कुछ राज्यों के लिए विशेष दर्जा है, उसी तरह देखिएगा ना, तो 371 के जी में आपको मिजोरम है, 371 के बी सी में क्या है आप बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट है भारत के राज्यों के परिसीमन की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है, तो यह किया गया है अनुच्छेद 3 में। परिसीमन की व्यवस्था अनुच्छेद 3 में। परिसीमन मतलब वही सीमा, नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान में जो सीमा हो गया, नाम परिवर्तन हो गया, संसद के शक्तियों में उल्लेख है ना। वर्तमान में देखिएगा भारतीय संविधान की गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद अनुसूचियां हैं, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखिएगा तो 344 अनुच्छेद 12 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान में 395 था, लेकिन वर्तमान में पूछा है तो 344 ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मूल संविधान में पूछेगा तो 395 और 395 ऑप्शन नंबर ए में है, तो इसका ए लगाइए। 22 भाग 395 8 अनुसूची। ठीक है, जेपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है। विषय आपराधिक कानून कौन प्रक्रिया शामिल है, तो यह आपको समवर्ती सूची से शामिल है। समवर्ती सूची है ना में शामिल है। 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख मिलता है। तो समवर्ती सूची को विषय है ना वो संघ और राज्य दोनों कानून ही बना सकता है, लेकिन अपराधी कानून और प्रक्रिया समवर्ती सूची में शामिल है। दोनों बनाएगा तो लास्ट में केंद्र का ही मान्यता होता है। ठीक है ना, आप ये सब सभी जानते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के मुख्यमंत्री का लोकायुक्त क्षेत्राधिकार क्षेत्र में नहीं शामिल किया गया, तो यह किया गया है राजस्थान को, है ना। हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात मुख्यमंत्री लोकायुक्त परिधि में रखा गया है, जबकि महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा मुख्यमंत्री लोकायुक्त अधिकार से बाहर है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप सेशन बहुत अच्छा लगा होगा दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। 221 नंबर तक प्रश्न को हम लोग किए हैं 1 नंबर से। तो यदि चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। सेशन अच्छा लगा होगा तो आप लाइक करें, कमेंट करें कैसा लगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।